गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। देखिए अभी हमने सक्सेसफुली 105 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। अब हम धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब क्या है कि कुछ और क्लासेस लगेंगे, जिससे फिर उसके बाद क्या आएगा, धीरे से आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। ऑलमोस्ट 20-25 क्लासेस और बची हुई हैं, जिससे ये जितना भी एथिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो आज क्या स्टार्ट करना है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने जीएस में पढ़ा होगा। मुझे यहाँ पे क्या बताना है कि महात्मा गांधी जी पे कौन कौन से विचारकों के और कौन कौन से धर्म के धार्मिक मान्यताओं का इम्पैक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव, किन किन चीजों से प्रभावित रहे। तो यहाँ पे हम महात्मा गांधी को एक स्टूडेंट की तरह देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या सीखा। ठीक है। तो समझने का तरीका क्या होगा कि महात्मा गांधी पे अलग अलग धर्मों के और विचारकों से कौन कौन से उन्होंने बातें ली और किस चीज को अपने जीवन में उन्होंने उतारा है। ठीक है। तो गांधी जी को एक ऐसे छात्र की तरह देखिएगा। तो शुरू करिए करते हैं कि गांधी जी एक ऐसे छात्र थे जो दुनिया की अलग अलग किताबों से सीख रहे थे। उन्होंने गीता से क्या सीखा था, कर्तव्य सीखा। जैन धर्म से क्या सीखा, अहिंसा के बारे में सीखा। बुद्ध से उन्होंने करुणा सीखी। और ईसा मसीह से क्या सीखा, क्षमा और प्रेम सीख लिया। और थोरो से अन्याय का विरोध करना सीखा। थोरो और टोलेस्टाय से उन्होंने क्या सीखा, सादा जीवन सीखा, यानी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो सीखा इन्होंने। और रस्किन से क्या है, सभी कामों की समान गरिमा के बारे में सीखा इन्होंने, कि सभी काम जो है एक समान है, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, सब अपना काम अपने आप में महत्व रखता है। इन सब के बारे में गांधी जी ने सीखा। ठीक है। तो इन सबको मिलाकर गांधी जी ने क्या बनाया, सत्याग्रह। इन सबको मिलाकर गांधी जी ने क्या बनाया, सत्याग्रह। सत्याग्रह में क्या है, सत्य है, अहिंसा है और आत्मबल है। इन सबको मिलाकर गांधी जी ने सत्याग्रह बनाया। ठीक। अब आगे देखिए, ईसावास्य उपनिषद। इसमें क्या है कि सब में ईश्वर है। ठीक है। ईसावास्य उपनिषद का मतलब होता है सब में ईश्वर है। ठीक है। आसान भाषा में समझिए। जैसे बिजली जो है एक ही होती है, ठीक है, लेकिन अलग अलग बल्बों में जलती है। यानी कि एक बल्ब है, दो बल्ब, दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है, और तारों में बिजली दौड़ रही है। ठीक। तो बिजली तो एक ही है, लेकिन एक बल्ब जल रहा है, फिर दूसरा बल्ब जल रहा है, तीसरा बल्ब जल रहा है, तो अलग अलग बल्ब जल रहा है। तो ऐसे ही ईश्वर जो है हर व्यक्ति में मौजूद है। ईश्वर जो है हर व्यक्ति में मौजूद है, ये बताया जा रहा है। तो गांधी जी ने क्या सीखा इससे, ईसावास्य उपनिषद से, यानी सब में ईश्वर है, इससे गांधी जी ने क्या सीखा, उन्होंने ये सीखा कि अगर हर इंसान में ईश्वर है तो किसी से नफरत क्यों करना है। जब कोई ऐसा बोले कि सब में ईश्वर है, सब सब ईश्वर की संतान है, तो सबसे नफरत क्यों करना है। गांधी जी ने यही सीखा कि किसी से नफरत नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई अंग्रेज जो है, अंग्रेज अधिकारी जो है गांधी जी को जेल भेज देता था, तब भी वो क्या करते थे, गांधी जी उससे नफरत नहीं करते थे। तो उनका कहना यह था कि मैं अन्याय का विरोध करता हूँ, व्यक्ति का नहीं। यानी मैं अन्याय का विरोध कर रहा हूँ, जो अन्याय एग्जिस्ट कर रहा है मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, जो व्यक्ति कर रहा है उससे नहीं। ठीक। तो ये क्या किससे जुड़ रहा है, मानवता से, सहिष्णुता से, सम्मान से, सर्वधर्म समभाव से। ईशावास्यमिदम, ईशावास्य उपनिषद, सब में ईश्वर है। ठीक, यानी सब में ईश्वर है तो फिर नफरत किसी से नहीं करना है। तो गांधी जी ने ये सीखा। ठीक है। दूसरा है स्वधर्म और निष्काम कर्म। इसके बारे में बताया जा चुका है आपको पिछली क्लासेस में। तो गीता क्या कह रही है, कर्म करो फल की चिंता ना करो। एग्जाम्पल के लिए, किसान खेत में बीज बो देता है, बारिश होगी या नहीं उसके हाथ में नहीं होता है, किसान के हाथ में, लेकिन बीज बोना जो है उसकी ड्यूटी है किसान की, तो उसने किया। तो गांधी जी ने इससे क्या सीखा, गांधी जी ने सीखा कि सत्य और न्याय के लिए लड़ना उनका कर्तव्य था। ठीक है। जीत हार की चिंता नहीं। तो जीत हार उनके हाथ में तो था नहीं, तो ड्यूटी कर रहे थे वो अपनी, ये उनकी ड्यूटी थी। समझ में आया? तो ये सीखा उन्होंने कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। ठीक। एग्जाम्पल के लिए, दांडी मार्च के बारे में सुना ही होगा। तो दांडी मार्च करते समय जो है उन्हें पता था कि अंग्रेज झुकेंगे या नहीं। जब वो यात्रा पे निकले दांडी मार्च पे, तो उनको नहीं पता था कि अंग्रेज जो है मानेंगे या नहीं मानेंगे, फिर भी उन्होंने आंदोलन कर दिया। ठीक, यानी कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो ये चीजें सीखी उन्होंने, और उनके कर्मों में ये सारी चीजें दिखती भी थी। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, कर्तव्य निष्ठा से, कमिटमेंट से, समर्पण से, और करेज ऑफ कन्विक्शन से। जैन धर्म में पंच महाव्रत है, इसके बारे में पढ़ाया गया था। कौन से पंच महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो इनसे भी गांधी जी ने कुछ सीखा। अपरिग्रह का उदाहरण क्या है कि जरूरत से ज्यादा चीजें नहीं रखना है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा चीजें नहीं रखना है। तो एग्जाम्पल के लिए, किसी के पास जो 20 जोड़ी जूते हैं, लेकिन पहनता क्या है, वो दो ही है। कोई 20 जोड़ी जूती रखा हुआ है, बहुत सारा जूता खरीद के रख लिया है, लेकिन पहन कितना रहा है, दो ही पहन रहा है। ठीक। तो ये अपरिग्रह है, यानी गांधी जी के पास केवल जरूरत भर का सामान था। किसी के पास 20 जोड़ी जूती है लेकिन दो ही पहन रहा है।
तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट ये है, कोई 20 जोड़ी जूती रख रहा है तो गलत कर रहा है। लेकिन पहन कितना रहा है? 2 पहन रहा है, तो 2 पहन रहा है तो 2 ही रखे। ये अपरिग्रह है। तो गांधी जी के पास केवल क्या है? ज़रूरत भर का सामान होता था। जितनी उनकी ज़रूरत होती थी बस वो चीज़ें रखते थे, बाकी जमा नहीं करते थे। तो ये क्या है कि एथिक्स के किस पार्ट से लिंक होगा इसका? सादगी से, ऑनेस्टी से और आत्मसंयम से। ठीक? तो ये चीज़ें सीखी उन्होंने अपरिग्रह से, ज़्यादा जमा नहीं करना है। ज़्यादा जमा करेंगे तो क्या होगा? उनका आत्मसंयम, आत्मबल जो है कमज़ोर पड़ने लगेगा। सुविधा भोगी हो जाएँगे, तो रखते ही नहीं थे। बुद्ध और योग दर्शन, करुणा और आत्मनियंत्रण। इनसे क्या सीखा है? बुद्ध ने क्या सिखाया था? कि घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, प्रेम से होती है। ठीक है? यानी नफ़रत से नफ़रत समाप्त नहीं होगी, प्रेम से होगी। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई गाली दे दे और आप भी गाली देंगे, तो क्या होगा? झगड़ा बढ़ जाएगा। अगर आप शांत रहें, तो झगड़ा क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो योग दर्शन ने क्या सिखाया? कि मन और इच्छाओं पे नियंत्रण करना है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए समझिए। बुद्ध ने क्या सिखाया कि घृणा से घृणा समाप्त नहीं होगा, प्रेम से होगा और योग दर्शन ने क्या सिखाया कि मन और इच्छाओं पर नियंत्रण करना है। ये 2 चीज़ें आई। एग्ज़ाम्पल के लिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मोबाइल चलाने का मन कर रहा है आपका, लेकिन पढ़ाई करते समय ज पढ़ाई करते हैं आप, ठीक? मोबाइल चलाने का मन कर रहा है लेकिन फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये क्या है? आत्मनियंत्रण है आपका, खुद पे कंट्रोल है। तो गांधी जी में इसका प्रभाव क्या था? किस तरीके से दिखता है? उपवास करते थे वो, ब्रह्मचर्य को मानते थे, अनुशासन में रहते थे और बहुत ज़्यादा धैर्य था उनमें, पेशेंस ज़बरदस्त था। तो ये जो बुद्ध और योग दर्शन दिख रहा है, बुद्ध दर्शन का, योग दर्शन का प्रभाव उन पे है। बुद्ध कह रहे हैं घृणा से घृणा समाप्त नहीं होगी और योग दर्शन ने क्या सिखाया? मन और इच्छाओं पर नियंत्रण। तो गांधी जी पे इसका भी प्रभाव है। जो किस रूप में दिख रहा है? उपवास, ब्रह्मचर्य, अनुशासन, धैर्य, इन सब के रूप में दिखता है उनमें। और ईसा मसीह से क्या सीखा इन्होंने? प्रेम और क्षमा। ईसा मसीह क्या बोल रहा है? कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, ये बोल रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए समझिए, यदि कोई दोस्त है जो आपको गलती कर दे आपसे, ठीक? और आप उसे माफ़ कर देते हैं, तो क्या ये ईसाई करुणा का उदाहरण हो जाएगा। तो गांधी जी ने इससे क्या सीखा? कि अहिंसा का मतलब केवल मारपीट करना नहीं है, ठीक है? अहिंसा का मतलब केवल मारपीट ना करना नहीं है, ठीक? बल्कि सामने वाले से प्रेम करना भी है। एग्ज़ाम्पल के लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन अंग्रेज़ों से नफ़रत नहीं की उन्होंने। एथिक्स के किस पार्ट से लिंक है इसका? कंपैशन से, फॉरगिवनेस से और एम्पैथी से जुड़ा हुआ है ये। एक है जॉन रस्किन। जॉन रस्किन क्या बोलते थे कि सभी काम बराबर है। सबका सभी काम का अपना-अपना महत्व है। ठीक है? एक बुक भी लिखी अनटू दिस लास्ट। आसान-आसान समझिए। डॉक्टर है, किसान है, टीचर है, सफाई कर्मी है। तो सभी समाज के लिए ज़रूरी है। ये जॉन रस्किन का मानना है। ठीक है? यानी कोई काम छोटा-बड़ा नहीं है। ठीक है? ज ज जॉन रस्किन क्या बोल रहे हैं कि सभी काम बराबर है। तो डॉक्टर का भी अपना महत्व है, किसान का भी अपना महत्व है, शिक्षक का भी अपना महत्व है, सफाई कर्मी का भी अपना महत्व है। ठीक? एग्ज़ाम्पल के लिए ये समझिए कि अगर सफाई कर्मी जो है एक दिन काम ना करे, पूरा शहर क्या होगा? जो कूड़ा एकदम गंदा हो जाएगा। अगर सुबह-शाम झाड़ू ना लगे सड़कों पे तो क्या होगा? गंदगी फैल जाएगी और बीमारी होने का खतरा होगा। तो गांधी जी ने इससे क्या सीखा? श्रम का सम्मान करना। और क्या कॉन्सेप्ट था इसमें? सर्वोदय और ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट था इसमें। ठीक? तो गांधी जी क्या करते थे? खुद ही शौचालय साफ करते थे। कहते थे कि अपनी गंदगी खुद ही साफ करो। तो शौचालय जो है खुद ही साफ करते थे गांधी जी अपना। एक है हिंद स्वराज, एक बुक का नाम भी है हिंद स्वराज। तो स्वराज का मतलब क्या है? अंग्रेज़ों को भगाना नहीं। स्वराज का मतलब है कि पहले खुद पर शासन करना सीखो। एग्ज़ाम्पल के लिए, यदि कोई व्यक्ति जो शराब पी रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा लालच है, इन सब का गुलाम बना हुआ है, तो सवाल ये उठेगा कि क्या सचमुच वो स्वतंत्र है? तो इसका जवाब आएगा ना, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छाओं का गुलाम हुआ पड़ा है, शराब पी रहा है खूब, खूब गुस्सा कर रहा है, खूब लालची है। तो इन सब चीज़ों का गुलाम हुआ पड़ा है। तो इसीलिए स्वराज का मतलब समझाया गांधी जी ने कि स्वराज का मतलब ये है कि पहले खुद पे शासन करना सीखो। खुद को कंट्रोल में करो पहले, उसके बाद बाहर की चीज़ों पे शासन करना। ठीक? तो गांधी जी के अनुसार क्या है? असली आज़ादी क्या है? आत्मनियंत्रण और नैतिक जीवन। पहले खुद पे नियंत्रण पाओ, के बाद दूसरों पे नियंत्रण पाना। थोरो है एक, थोरो, सविनय अवज्ञा से जुड़ा हुआ मामला है। इनका नाम है पूरा हेनरी डेविड थोरो, ठीक है? इनका क्या कहना था कि यदि कानून जो है अन्यायपूर्ण हो, तो उसका शांतिपूर्ण विरोध करो, ठीक है? थोरो का ये बोलना है। मान लीजिए कि कोई नियम बना दे कि गरीब बच्चे जो है स्कूल नहीं जा सकते, तो ऐसे नियम को मानना जो है गलत होगा, ठीक है? तो इसका विरोध करना है शांतिपूर्ण तरीके से। तो गांधी जी ने इससे क्या सीखा कि नमक कानून तोड़ा उन्होंने,
लेकिन जो हिंसा नहीं की और सजा भी स्वीकार कर ली। तो ये क्या था इनका सविनय अवज्ञा। जो भी आप कानून बनाएँगे अगर वो अन्यायपूर्ण होगा या गलत होगा तो हम उसको नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन हिंसा भी नहीं करेंगे। तो नमक कानून तोड़ा उन्होंने, ये सीखा इनसे। हेनरी डेविड थोरो। किससे जुड़ा हुआ है एथिक्स में ये? नैतिक साहस से जुड़ा हुआ है, न्याय से और सत्य से। एक थे टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय बहुत फेमस है। सादा ये क्या बोलते थे? सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ठीक है? तो खुशी जो है महँगी चीज़ों से नहीं बल्कि अच्छे चरित्र से मिलती है, इनका कहना था, कि महँगी चीज़ें खरीदने से आपको खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि आपका कैरेक्टर जो है अच्छा होना चाहिए, उससे आपको खुशी मिलेगी। उदाहरण के लिए समझिए 2 लोग हैं, एक करोड़पति है लेकिन स्ट्रेस में रहता है, एक साधारण शिक्षक है लेकिन संतुष्ट है। तो कौन ज़्यादा खुश है? दूसरा वाला, जो टीचर है वो ज़्यादा खुश है। तो गांधी जी इनसे क्या सीखते हैं? सरल जीवन, नैतिकता और अहिंसा। और खासकर सादा जीवन, उच्च विचार, हाई सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये ज़्यादा सीखते हैं इनसे, लियो टॉल्स्टॉय से। एग्ज़ाम्पल के लिए गांधी जी क्या करते थे? धोती पहनते थे। यानी गांधी जी की धोती दुनिया भर में उनकी पहचान बनी है। अब जब भी फ़ोटो देखेंगे गांधी जी का कोई तो सफ़ेद सा धोती कुर्ता कोई छोटा-सा पहनते हैं, कुर्ता भी नहीं पहनते, नीचे बस धोती पहनते हैं। लुंगी जिसे आज बोलते हैं, वो केवल जितनी ज़रूरत है उतना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है? तो यूपीएससी के लिए आपको याद क्या रखना है कि गांधी जी पे क्या-क्या प्रभाव पड़ा है? ईसावास से उपनिषद, यानी सब में ईश्वर है, जब सब में ईश्वर है तो किसी से नफ़रत नहीं करनी है। और गीता का कि कर्तव्य और निष्काम कर्म का प्रभाव है। जैन धर्म का जो अहिंसा और अपरिग्रह का प्रभाव है इन पे। बुद्ध का जो करुणा वाला कॉन्सेप्ट है उनका प्रभाव है इन पे। योग में आत्मसंयम का प्रभाव है इन पे। ईसा मसीह का प्रेम और क्षमा का प्रभाव है इन पे। रस्किन श्रम की गरिमा का प्रभाव है इन पे। थोरो का सविनय अवज्ञा का प्रभाव है इन पे। यानी अगर कोई अन्यायपूर्ण कानून है या अन्यायपूर्ण चीज़ें हैं आप लागू करते हैं तो मैं उसे सविनय मतलब सम्मान के साथ अस्वीकार कर दूँगा। टॉलस्टॉय से क्या सीखा? सादा जीवन। और हिंद स्वराज से आत्मशासन। हिंद स्वराज का मतलब ये नहीं है कि केवल इतना नहीं है कि आपको भारत पे अपना शासन चाहिए। इनका कहना ये है कि थोड़ा ब्रॉडर सोचो, पहले खुद को कंट्रोल करो। जब खुद को कंट्रोल कर पाओगे तब जाके भारत को ढंग से चला पाओगे। भारत को चलाने की शर्त ये है कि पहले खुद को कंट्रोल करो। जब खुद को ही नहीं कंट्रोल कर पाओगे, अगर भारत देश आपके हाथ में दे दिया जाए चलाने के लिए, तो आप क्या करोगे भारत के साथ? भारत की धज्जियाँ उड़ा दोगे पूरी तरीके से अपने लालच के चक्कर में। ठीक है? तो खुद को पहले कंट्रोल करो। खुद को कंट्रोल करो, उसके बाद जो है देश चलाना। इनका कहना ये था। तो गांधीवाद किससे प्रभावित है? गीता का कर्तव्य, जैनों की अहिंसा, बुद्ध की करुणा, ईसा मसीह का प्रेम, थोरो की सविनय अवज्ञा, टॉलस्टॉय का सादा जीवन और रस्किन का सर्वोदय। ठीक है? यही जो मिश्रण है, ये सब जो मिश्रण है आगे चलकर सत्याग्रह, अहिंसा, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप और ग्राम स्वराज के रूप में विकसित हो गया। समझ में? तो गांधी जी पे किन किन चीजों का प्रभाव है पता चला। जब इन सबका प्रभाव जो है गांधी जी पे दिखता है, जब इन सबका प्रभाव आएगा तो सत्याग्रह दिखेगा आपको, अहिंसा दिखेगा आपको, सर्वोदय दिखेगा आपको, ट्रस्टीशिप दिखेगा आपको, ग्राम स्वराज ये दिखेगा। तो इतना मिला जुला रूप है, तब जाके एक व्यक्ति ऐसा बनता है। यानी इन्होंने बहुत पढ़ाई करी थी, गांधी जी ने खूब पढ़ा है, सबको पढ़ा है। जब सबको पढ़ा है तब उनका इम्पैक्ट इनके जीवन में आता है, और जब इनका जीवन में इम्पैक्ट आता है तो इन्होंने थियरी पढ़ी और प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कर दिया भारत में। और ये जो वैल्यूज है ये भारत में आज भी दिखता है। ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर कोई व्यक्ति खूब पढ़ता है और हाई वैल्यूज वाली चीजें पढ़ रहा है तो उसके व्यक्तित्व में वो वैल्यूज आ जाएंगी। अगर वैसा व्यक्ति अगर देश के लिए बनता है, कोई मान लीजिए शिक्षा मंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, इस तरीके के वैल्यूज लेके तो देश को भी आगे ले जाएगा और इसी वैल्यूज पे लेके जाएगा और शांतिपूर्ण देश बनेगा। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश की आजादी की बुनियाद ये थी। मतलब जब घर बनता है तो कोई बुनियाद होती है ना, तो ये बुनियाद थी सत्याग्रह, अहिंसा, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, ग्राम स्वराज, ये सब था हमारी देश की बुनियाद। इसीलिए देश अभी तक मजबूत होकर चल रहा है। अब गांधी जी के एक 11 व्रत थे, इनके बारे में जानना है, फिर देखेंगे इसका प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग क्या है। गांधी जी के 11 व्रत, एकादश व्रत बोलते हैं। ठीक है? तो गांधी जी का सपना क्या था कि अच्छा समाज बनाने से पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक से रिपीट कर रहे हैं कि गांधी जी का सपना क्या था कि एक अच्छा समाज बनाने से पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना होगा, और उसके लिए उन्होंने 11 नियम बनाए थे। एकादश व्रत बोलते हैं, एकादश का मतलब 11 होता है, 11। तो एक 11 इन्होंने व्रत बनाए थे, यानी 11 नियम बनाए थे। पहला क्या था? अहिंसा, यानी किसी को हाथ से, शब्दों से या विचारों से भी चोट नहीं पहुंचाना है। फिजिकली आपने टेंजेबली, इनटेंजेबली, मतलब छू के भी, बिना छुए भी, इशारों से भी, विचारों से भी किसी भी तरीके से चोट नहीं पहुंचाएंगे। यानी
किसी को हाथों से यानी मार देते हैं फिजिकली, शब्दों से यानी गाली वगैरह दे देते हैं या कुछ अपशब्द बोल देते हैं, ये भी नहीं करना है। विचार भी नहीं लाने हैं मन में किसी के लिए उल्टा सीधा, किसी भी तरीके से हिंसा नहीं करनी है। एग्जाम्पल के लिए, आपका दोस्त है, ठीक है, आपको सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हैं, ठीक, और आप जो है उसे गाली देने लग जाते हैं, तो ये क्या है? हिंसा। अगर आप शांति से जवाब देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अहिंसा। तो आपका दोस्त आपको गाली सोशल मीडिया पे ट्रोल कर दे रहा है, आप लगे गाली देने, तो ये नहीं करना है, शांति से जवाब देना है, तो ये अहिंसा हो जाएगी। गांधी जी का उदाहरण समझिए, अंग्रेजों ने लाठी मारी उनको, तो गांधी जी ने लाठी नहीं उठाई, समझ में आया? अंग्रेजों ने गांधी जी को लाठी मारी, फिर भी गांधी जी ने डंडा नहीं उठाया, हिंसा नहीं। तो एथिक्स का वैल्यू कहाँ यहाँ पे कहा जाएगा? कंपैशन, टॉलरेंस वाला ज्यादा हावी रहेगा, टॉलरेंस और पीस। समझ में आ गया? दूसरा क्या है इनका एकादश व्रत में? सत्य, ट्रुथ, यानी जो सच है उसे स्वीकार करना और बोलना, जो सही है, जो सच है आपने देखा उसको बोलिए और स्वीकार कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए, परीक्षा में मान लीजिए नकल का मौका है, नकल नहीं करते, तो ये सत्य है, ठीक। आपको परीक्षा में नकल का मौका मिला, नकल नहीं किया आपने, ये सत्य है आपका, ठीक है, आपने अपने सत्य को स्वीकार किया कि मैं नकल करने वाला व्यक्ति नहीं। गांधी जी का उदाहरण ले लीजिए, गांधी जी ने क्या है? अपनी गलतियों को भी स्वीकार किया है, ठीक है। आप उनकी आत्मकथा पढ़ेंगे ना, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो उसमें उन्होंने बहुत कुछ स्वीकारा है, यानी अपने जो जो गलतियां करी है जीवन में उनको स्वीकार किया। अगर आप उसमें पढ़े तो आपको पता चलेगा, जरूर पढ़िए, इनकी ऑटोबायोग्राफी है तो जरूर पढ़िए। एथिक्स वैल्यू किससे जुड़ा हुआ है? एथिक्स की वैल्यू से इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी से, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ। समझ में आ गया? तीसरा एकादश व्रत में तीसरा क्या है? अस्ते, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना है। जो तुम्हारा नहीं है उसे मत लो। भाव ये है कि जो तुम्हारा नहीं है उसे मत लो, ठीक। जैसे दोस्त, आधुनिक एग्जांपल एक ले लीजिए, मॉडर्न, कि दोस्त का नेटफ्लिक्स पासवर्ड जो है बिना पूछे इस्तेमाल नहीं करना, ये भी अस्ते का उल्लंघन, ठीक है। अगर बिना पूछे आप इस्तेमाल कर लेते हैं नेटफ्लिक्स का पासवर्ड अपने दोस्त का, तो ये चोरी मानी जाएगी, ठीक है, या इसका उल्लंघन मत करिए। गांधी जी की सोच क्या थी कि जरूरत से ज्यादा संसाधन रखना भी चोरी है, जरूरत से ज्यादा संसाधन रखना भी चोरी है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति जो है 10 लीटर पानी बर्बाद कर देता है, तो भविष्य की पीढ़ियों का हिस्सा चुरा रहा है। समझ में? मतलब ये कि आपको एक बाल्टी पानी की जरूरत है, ठीक है, चापाकल चला के पानी निकाल सकते थे एक बाल्टी, ठीक है, सस्टेनेबल तरीका, लेकिन आपने क्या किया? ट्यूबवेल चालू किया, एक बाल्टी पानी के लिए आपने ट्यूबवेल चालू किया और पूरी बाल्टी भर डाली, और पानी भर के पानी गिर भी रहा है। ये जो पानी गिर रहा है ये जो है भविष्य का पानी था, भविष्य की पीढ़ियों के लिए था, आपने इसको चुरा लिया, क्यों? वेस्ट कर दिया। तो एक व्यक्ति 10 लीटर पानी बर्बाद करता है तो भविष्य की पीढ़ियों का हिस्सा चुरा रहा है। गांधी जी की सोच ऐसी थी, यानी ये एथिक्स से कौन से वैल्यू से जुड़ रहा है? जस्टिस, फेयरनेस से जुड़ रहा है। एकादश व्रत में ब्रह्मचर्य आता है, सेल्फ ब्रह्मचर्य मतलब सेल्फ कंट्रोल। भाव ये कि अपने मन और इच्छाओं पे नियंत्रण, इतना ही समझिए, अपने मन और इच्छाओं पे नियंत्रण करना है। एग्जाम्पल के लिए, यूपीएससी के एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल समझिए, मोबाइल पर रील देखने का मन है, ठीक है, एक स्टूडेंट को मोबाइल पर रील देखने का मन है कि रील देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई कर रहा है, तो ये ब्रह्मचर्य का आधुनिक रूप है। ये ब्रह्मचर्य का आधुनिक रूप है, क्या कर रहा है? संयम कर रहा है, इच्छाओं पर नियंत्रण कर रहा है, ठीक। अब गांधी जी की सोच क्या है कि ऊर्जा को भोग में नहीं, सेवा में लगाओ। जो आपके पास एनर्जी है, ऊर्जा है, वो भोग विलास में मत लगाओ, उसको सेवा में लगाओ, सर्विस में लगाओ। और एथिक्स की किस वैल्यू से जुड़ता है? सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ रहा है ये। अब एकादश व्रत में एक और आएगा, अपरिग्रह, कि जरूरत से ज्यादा चीजें मत जमा करो, जरूरत से ज्यादा चीजें मत जमा करो। उदाहरण के लिए, अलमारी में 25 कपड़े हैं लेकिन पहनते केवल 5 है। अलमारी में 25 कपड़े हैं लेकिन पहनते हैं 5 है, तो भाव ये है कि अगर 5 कपड़ों की जरूरत तो 5 ही रखो, 25 क्यों रखा है? अगर आप 5 रखते हैं तो ये अपरिग्रह है। गांधी जी का एग्जाम्पल समझिए, गांधी जी के पास क्या है? सामान बहुत कम था, एक धोती, एक चश्मा, घड़ी और लाठी, बस। अब लाठी था तो कुछ लोग समझेंगे कि लाठी मारने के लिए था। गांधी जी बुजुर्ग थे, ठीक है ना, बुजुर्ग हो चुके थे, लाठी लेके चलते थे, इसका मतलब ये नहीं कि लाठी से मारने के लिए दौड़ते थे, लाठी सहारे के लिए लिए थे। देखते हैं ना, बुजुर्गों के लिए लाठियां बिकती है मार्केट में, ऐसे वाली, ऐसे चढ़ी आती है, इस आकार की चढ़ी आती है, ठीक है। तो अहिंसा, अहिंसा का मतलब मतलब ये लाठी लेने का मतलब ये नहीं था कि वो हिंसात्मक थे, सहारे के लिए चलते थे, और उनका लाठी सीधा था। और कुछ लोग आपको सुनते हुए मिल जाएंगे कि गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे फिर भी लाठी लेके चलते थे, तो ये बहुत ही बेतुका सा तर्क है।
गांधी जी बुजुर्ग थे इसलिए लाठी लेके चलते थे थोड़ा सहारे के लिए। ठीक है, तो एथिक्स वैल्यू क्या किससे जुड़ेगा? सिंप्लिसिटी और सस्टेनेबिलिटी। एकादश व्रत में छठा है शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम यानी हर व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति भी घर की सफाई या बागवानी करना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि ऑफिस से आया और पैर पसार के बिस्तर पे लेट गया, ऐसा ना हो, आराम कर ले, उसके बाद बाहर निकले, अपना खेत हो तो खेत में काम करे, बागवानी करे, या कुछ भी घर की सफाई करे। महिला है, महिला दिन भर घर में काम कर रही है सुबह से शाम तक, तो थोड़ा हाथ बटाए। ठीक, गांधी जी का उदाहरण देखिए। गांधी जी क्या करते थे? अपना पखाना, शौचालय खुद ही साफ करते थे और चरखा चलाते थे। बुजुर्ग थे लेकिन चरखा चलाते थे। तो संदेश क्या था उनका कि कोई काम छोटा नहीं होता है, उनका ये भाव था। ठीक है, तो एथिक्स के किस वैल्यू से जुड़ेगा? ये डिग्निटी ऑफ लेबर और इक्वालिटी से। डिग्निटी ऑफ लेबर एंड इक्वालिटी से ये जुड़ता है। सातवां, एकादश व्रत में अस्वार, कंट्रोल ऑफ टेस्ट, यानी जीव को अपना मालिक मत बनने दो। मतलब मन में जो आ रहा है उठा के खाने लग रहा है। ठीक है, जो मन में आ रहा है उठा के खा जा रहे हैं, भले वो स्वास्थ्य के लिए आपके हानिकारक हो। आधुनिक एग्जाम्पल देखिए कि रोज पिज्जा बर्गर खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए जो है नियंत्रण रखते हैं आप। ठीक है, रोज पिज्जा बर्गर खाने की मान होती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए नियंत्रण रखते हैं, तो ये आप कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब आप अपने जीव को अपना मालिक नहीं बनने दे रहे। गांधी जी क्या करते थे? बहुत ही साधारण भोजन करते थे और कई बार उपवास करते थे। साधारण भोजन करना और उपवास रखते थे, तो इससे क्या होता है? एथिक्स किस वैल्यू से जुड़ता है? सेल्फ कंट्रोल और मॉडरेशन से। ठीक है, निर्भयता, फियरलेसनेस, यानी सत्य के लिए खड़े होने का साहस होना चाहिए आप में। निर्भयता ये एकादश व्रत का हिस्सा है। एग्जाम्पल के लिए स्कूल में शिक्षक जो है गलत तरीके से किसी छात्र को सजा दे रहे हैं, सभी चुप है, लेकिन आप उसमें से निर्भय होकर सच बोलते हैं, तो ये क्या है? निर्भयता है। गांधी जी का एग्जाम्पल देखिए। ब्रिटिश साम्राज्य से अकेले टकरा गए, ब्रिटिश साम्राज्य से अकेले टकरा गए और बार बार जेल गए। तो इसके किस वैल्यू से जुड़ता है? करेज और कन्विक्शन से और मोरल करेज से। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य से अकेले टकरा गए, तो ये निर्भयता का एग्जाम्पल। नौवां, सर्वधर्म समभाव। एकादश दस व्रत में सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप मंदिर जाते हैं लेकिन मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च का भी सम्मान कर रहे हैं। मतलब देश, इस ग्लोब पे जितने भी धर्म है, केवल मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च की बात नहीं हो रही है, ग्लोब पे जितने भी धर्म है, उनकी जो भी मान्यताएं, रिचुअल है, जो भी कल्चर है, सबका सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप अपने रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे, मतलब अपमानित नहीं कर रहे, बल्कि सबका सम्मान कर रहे हैं। तो ये सर्वधर्म समभाव। गांधी जी का उदाहरण क्या था कि प्रार्थना सभा में वो गीता, कुरान, बाइबिल सभी के पाठ होते थे। गांधी जी की प्रार्थना सभा होती थी, तो उस प्रार्थना सभा में केवल गीता नहीं चलती थी, कुरान, बाइबिल सभी के पाठ होते थे। एथिक्स के वैल्यू से किस वैल्यू से जुड़ा हुआ है? सेकुलरिज्म से, टॉलरेंस से और इंक्लूसिवनेस, इन सबसे जुड़ा हुआ है। एकादश व्रत में स्वदेशी, इसका मतलब था कि स्थानीय उत्पादों और लोगों को प्राथमिकता देना। आज आप सुनते होंगे ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये सब तो अपनी स्थानीयता को जो बढ़ावा दे रहे हैं, ये गांधी जी के स्वदेशी से जुड़ा हुआ है, यानी अपनी चीजों को प्रमोट करना, स्थानीय उत्पादों और लोगों को प्राथमिकता देना। एग्जाम्पल के लिए गांव के किसान से सब्जी खरीदना, स्थानीय कारीगर का सामान जो है खरीदना, ये स्वदेशी से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए गांधी जी क्या करते थे? खादी पहनते थे, चरखा चलाते थे और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करते थे। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? स्वदेशी से, यानी हम अपना इस्तेमाल करें, अपनी बनाई हुई चीजें पहने। एथिक्स के किस वैल्यू से जुड़ा हुआ है? सेल्फ सेल्फ रिलायंस से और लोकल इकोनॉमी से। सेल्फ रिलायंस और लोकल इकोनॉमी से। एकादश व्रत में 11वां, अस्पृश्यता निवारण। अस्पृश्यता निवारण, इसका मतलब है कि जाति के आधार पर किसी को छोटा न समझना। ठीक है, आर्टिकल 17 आज भारतीय संविधान में है, बस उसी की बात हो रही है। तो जाति के आधार पर किसी को छोटा न समझना। उदाहरण के लिए स्कूल में किसी बच्चे को उसकी जाति के कारण अलग बैठाना, ये क्या है? अस्पृश्यता, यानी छुआछूत। गांधी जी का उदाहरण क्या है यहाँ पे कि दलितों को हरिजन कहा उन्होंने, उनके साथ रहे, उनके घर गए, उनके साथ भोजन किया, खाना पीना किया उनके साथ। ठीक, एथिक्स के किस वैल्यू से जुड़ता है? इक्वालिटी से, सोशल जस्टिस से और ह्यूमन डिग्निटी से, इन सबसे तो जुड़ा हुआ। ठीक, तो ये था गांधी जी का एकादश व्रत, यानी 11 व्रत, 11 व्रत, एक अच्छे नागरिक बनने की ओर बढ़ना। तो आपको कैसे याद रखना है ये सब?
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सर्वधर्म, समभाव, स्वदेशी, अस्पृश्यता। तो इसे 5+3 3 में याद करना है, यानी 5 को अलग, 3 को अलग, 3 को अलग। ठीक है। आत्मशुद्धि कैसे होगी? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह से आत्मशुद्धि हो जाएगी। आत्मनियंत्रण कैसे होगा? शारीरिक श्रम करना, स्वास्थ्य पे ध्यान देना और निर्भयता पे ध्यान देना। और समाज सुधार कैसे होगा? सर्वधर्म समभाव से, स्वदेशी से और अस्पृश्यता के निवारण से। तो ये जो 5+3 3 बना हुआ है, ऐसे याद रखिए। ये 5 क्या है? आत्मशुद्धि से जुड़ा हुआ है 5, और ये जो आखिरी में 3 3 है, ये आत्मनियंत्रण से जुड़ा हुआ है ये 3, और समाज सुधार करना तो ये 3। यानी सभी धर्मों को समान समझिए, स्वदेशी का उपयोग करिए और छुआछूत से दूर रहिए। छुआछूत वाली चीजें नहीं करनी, सब लोग मिल के रहिए। ठीक। तो गांधी जी का एकादश व्रत केवल धार्मिक नियम नहीं था, बल्कि एक आदर्श नागरिक और आदर्श प्रशासक के लिए एक आचार संहिता थे। जो आज आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो ये जो एकादश दिन का व्रत है, इनको अपनाइए, अपने जीवन में उतारिए, प्रैक्टिस करिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप इनको कंठस्थ कर लेंगे, ये आपके चरित्र का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है। और यदि कोई सिविल सेवक जो इन 11 व्रतों की भावना को अपनाएगा, तो उसमें क्या बड़े कौन से वैल्यूज आएंगे? ईमानदारी, यानी ईमानदारी आएगी, करुणा आएगा, निष्पक्षता आ जाएगी, इम्पार्शियलिटी फॉलो करने लगेगा, सामाजिक न्याय की तरफ झुकाव होगा उसका, साहसी हो जाएगा, और लोक सेवा के प्रति समर्पण उसमें स्वतः ही विकसित होने लगेगा। ठीक है। अब देखिए, इन गांधी जी के जो एकादश व्रत को केवल परिभाषा के रूप में हमें नहीं समझना है, बल्कि आज के जीवन की समस्याओं का समाधान के रूप में समझना चाहिए। ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हमारे जीवन इसका क्या उपयोग होने वाला है। ठीक है। मान लीजिए कि अगर गांधी जी जो है आज 2026 में होते, ऐसा एज्यूम करिए होते, तो वे मोबाइल, सोशल मीडिया, उपभोक्तावाद, तनाव, भ्रष्टाचार और धार्मिक कट्टरता जैसी समस्याओं को कैसे देखते? ठीक। तो ऐसे सोच के पढ़ना है। तो उनके 11 व्रत आज भी कितने उपयोगी है, किसी को देख लेते हैं। उपयोगी तो काफी है। तो पहला है अहिंसा। तो गांधी जी क्या बोल रहे थे कि वो किसी को मारना ही हिंसा नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं कि केवल किसी को मारना ही हिंसा नहीं है, गाली देना भी हिंसा है, अपमान करना भी हिंसा है, नफरत फैलाना भी हिंसा है। ये भी उनका कहना था। तो आज की समस्या क्या है? सोशल मीडिया पे लोग क्या कर रहे हैं, छोटी सी बात को लेकर ट्रोल करने लगते हैं। कोई लड़की है, अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट बना के अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को फॉलो कर रही है। मतलब वो कुछ भी अपना कोई चीज बता रही है, कुछ भी आसपास की चीजें दिखा रही है, ब्लॉग बना रही है, कुछ भी कर रही है, नीचे गालियां पड़ने लगती है, गंदी गंदी चीजें, भद्दे कमेंट करते हैं। ठीक। तो ये समस्या है आज। तो क्या बोल रहे हैं गांधी जी? गाली देना भी हिंसा है, अपमान करना भी हिंसा है, नफरत फैलाना भी हिंसा है। जो हेट स्पीच फैलाते हैं वो भी हिंसा ही है। तो केवल किसी को मारना ही हिंसा नहीं है, गाली देना भी हिंसा, अपमान करना भी हिंसा, नफरत फैलाना भी हिंसा है। तो अहिंसा को अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये सब नहीं करना है। सोशल मीडिया पर किसी को ट्रोल कर रहे हैं अनायास, वो भी नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, राहुल ने एक राजनीतिक पोस्ट डाल दी। ठीक। मोहित क्या है, उससे असहमत था। एग्जाम्पल से समझिए कि राहुल ने एक राजनीतिक पोस्ट डाल दी, मोहित उससे असहमत था। ठीक है। तो गलत तरीका क्या है? वो क्या करेगा, तो मूर्ख है, नीचे कमेंट कर देगा, गाली दे देगा कि तुम मूर्ख है। ठीक। ये गलत तरीका है। अहिंसक तरीका क्या है? ये मूर्ख बोलना, ये हिंसक हिंसक तरीका है। अहिंसक तरीका क्या होना चाहिए कि मोहित क्या करता है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, ठीक है, और क्योंकि बाद में तर्क देता अपना। ठीक। तो राहुल अगर कोई राजनीतिक पोस्ट डाल रहा है, तो आप असहमत है, उसका कारण बताइए कि असहमत हूँ, ये कारण है, पॉइंट्स में बता दीजिए कि इस कारण से असहमत हूं। किसी को गाली देना कि उसने राजनीतिक पोस्ट डाल दी तो गाली देने लग गए, ये सही चीज नहीं है। ठीक। यूपीएससी का एग्जांपल समझिए, यूपीएससी ऑफिसर का एक, दो समुदायों में तनाव, दो समुदाय है, उनमें तनाव है। अगर अधिकारी जो है बल प्रयोग की जगह जो है संवाद करता है, बातचीत करता है, तो ये प्रशासनिक अहिंसा में गिना जाएगा। समझ में? अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, अगर हिंदू मुस्लिम में कुछ हो जाता है, अगर वो कम्युनिकेशन जबरदस्त है उसकी और संवाद स्थापित करके वो समस्या सुलझा देता है, तो ये प्रशासनिक अहिंसा कहलाई जाएगी। अगर वो संवाद स्थापित नहीं करता है, लड़ाई करता है, मारने लगता है दोनों गुटों को, तो ये क्या है, प्रशासनिक हिंसा हो जाएगी। समझ में आया? तो इसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग काफी है। दूसरा है सत्य। गांधी जी क्या बोल रहे थे कि सत्य केवल झूठ न बोलना नहीं है, सत्य केवल झूठ न बोलना नहीं है, बल्कि सत्य क्या है, ईमानदारी, पारदर्शिता और आत्म स्वीकृति भी है। ईमानदार रहिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए और आत्म स्वीकृति, गलती करे तो स्वीकार करिए। ठीक। आज की समस्या क्या है? फेक न्यूज। आज की समस्या क्या है? फेक न्यूज है। व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया कि कल से 500 रुपए का नोट बंद हो जाएगा। ठीक। फिर बिना जांचे फॉरवर्ड कर दिया गया।
ये क्या है, असत्य फैलाना हो गया, यानी फेक न्यूज फैलाना हो गया। समझ में आया? सही तरीका क्या है कि पहले पुष्टि करना है फिर शेयर करना है, पहले पुष्टि करना है फिर शेयर करना है। समझ में आ गया? सिविल सर्वेंट का एग्जांपल देख लीजिए। अगर कोई मंत्री जो है गलत काम करने को कहे तो अधिकारी क्या है, सच का साथ देना चाहिए उसको। अगर कोई मंत्री है बोलता है कि ये फला काम कर दो और जुबानी बोलती है, और किसी सिविल सर्वेंट ने वो कर दिया जो कि सही नहीं था, गलत था, गलत काम करने के लिए, ये गड़बड़ काम है। सिविल सर्वेंट को अगर अपोज करना है तो इसको बोल देना चाहिए मंत्री को कि आप लिखित में दो, जो भी आप कर रहे हो लिखित में दे दो, ताकि मेरे पास एविडेंस रहे जो आप बोल रहे हो करने के लिए। मंत्री देगा ही नहीं क्योंकि गलत काम करवा रहा है, तो इस तरीके से अपोज कर देना है। तो अधिकारी को क्या करना है, सच का साथ देना है। अगर मंत्री गलत कर रहा है तो रोकना है कि मत करिए, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लोकपाल जैसे लोग बैठे हुए हैं, अच्छे से शिकायत में कर दो, भले कुछ हो। तीसरा, अस्तेय, इसका देखिए गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा लेना भी चोरी है। आधुनिक समय चीज उदाहरण देखिए, समय की चोरी। लोग समय की चोरी करते हैं, यानी ऑफिस 9 बजे पहुंचना है तो 11 बजे पहुंचते हैं, और सरकारी वेतन जो है पूरा लेते हैं, तो ये भी चोरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, सरकारी जॉब में है, जाते हैं जॉब में, अपना जो है अटेंडेंस लगा के 1 घंटा चेहरा दिखा के घर भागाते हैं वापस, और घर पे बैठे टाइम पास करते हैं। ये समय की चोरी है। मतलब आपको 8 घंटा पूरा काम करना था, लेकिन आपने 8 घंटा पूरा काम किया नहीं, वो कोई काम नहीं किया, 8 घंटा करना था किया ही नहीं। ये चोरी है, समय की चोरी। डिजिटल एग्जाम्पल देखिए, पेड सॉफ्टवेयर पायरेसी। पेड सॉफ्टवेयर पायरेसी, फिल्म डाउनलोड करना। बहुत सारे लोग पायरेसी वाले फिल्म डाउनलोड करके देखते हैं। पेड सॉफ्टवेयर पायरेसी फिल्म डाउनलोड करना और पेड कोर्स जो है चोरी से देखना, ये क्या है, ये सब अस्तेय है, यानी चोरी है, ये सब नहीं करना। यूपीएससी का एग्जांपल देखिए, सरकारी गाड़ी का निजी उपयोग करना, यानी सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करना, ये आधुनिक चोरी है। ठीक, ये सब आज की समस्या है, तो आज भी प्रासंगिक है जो अस्तेय है, अगर इसको कोई फॉलो करेगा तो ये सब नहीं होगा। चौथा, ब्रह्मचर्य। गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि मन और इच्छाओं पर नियंत्रण करिए। तो आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है, मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, ये सब है। तो उदाहरण से समझिए, पढ़ाई 30 मिनट करी और इंस्टाग्राम 4 घंटे चला दिया, तो ये क्या है, मन का गुलाम बनना है। पढ़ाई 30 मिनट करी, यानी आधा घंटा पढ़ाई करा, फिर 4 घंटे जो है लगातार रील देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, ये मन के गुलाम बनना। तो ब्रह्मचर्य का आधुनिक रूप क्या है, स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना है आपको, इमोशनल कंट्रोल होना है, और एंगर मैनेजमेंट करना है आपको, ये आधुनिक ब्रह्मचर्य है। यूपीएससी एस्पिरेंट का एग्जांपल समझिए, कि दोस्त है आपका नेटफ्लिक्स देख रहा है, वन पीस का सीरीज देख रहा है, वन पीस का सीरीज देख रहा है, रोरो नोवा जोरो को देख रहा है, लूफी को देख रहा है, ठीक है, सांजी को देख रहा है, तो नेटफ्लिक्स देख रहा है, और आप पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, तो ये ब्रह्मचर्य है। दोस्त नेटफ्लिक्स देख रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये ब्रह्मचर्य है, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, आप कंट्रोल में है। पांचवा, अपरिग्रह। गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा संग्रह मत, जमा मत करो बहुत ज्यादा। आज की समस्या क्या है, उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए नया फोन आया, और आपके मन में आया कि मुझे ये फोन लेना ही है, मुझे खरीदना ही है, मैं खरीद के रहूंगा। भले आपके पास एक नया नया फोन है, बहुत अच्छा चल रहा है, जो नया है उससे भी बेहतर चल रहा है, लेकिन नया वाला थोड़ा सा बॉडी चेंज कर दिया, थोड़े से नए फीचर डाल दिया, तो आपको लगता है कि बस ये नहीं लिया तो जीवन अधूरा है। ये कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, नया फोन लेना ही है। एग्जाम्पल के लिए, पुराना फोन आपका बिल्कुल ठीक है, फिर भी नया खरीद लिया, क्यों? क्योंकि दिखावा करना है। आपने देखा होगा कि नया आईफोन आया था ऑरेंज कलर वाला, भीड़ लगी हुई, कुछ लोग तो कुछ सामान घर का बेच बेच के आए थे खरीदने के लिए। ये कंज्यूमरिज्म का एग्जाम्पल है, ये दिखावा करना कि मेरे पास भी ऑरेंज वाला आईफोन है, कोई मतलब नहीं है इसका। पर्यावरण से संबंध, एक व्यक्ति 10 कपड़े खरीदता है, उसे केवल जरूरत कितनी है, 3 की है, ठीक, 10 खरीद लेता है, बाकी संसाधन क्या है, संसाधन की बर्बादी कर रहा है, 7 जो खरीद लिया वो बर्बादी है, कोई मतलब नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है। 3 की जरूरत है, 3 पहना, खत्म बात। तो यूपीएससी से लिंक क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिनिमलिज्म, सर्कुलर सर्कुलर इकोनॉमी से ये जुड़ेगा। समझ में आया? छठा, शारीरिक श्रम। ये क्या बताया जा रहा है, एकादश व्रत, जो गांधी जी का एकादश व्रत था, उसका व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है वो बता रहे हैं। शारीरिक श्रम, तो गांधी जी क्या कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को कुछ शारीरिक श्रम करना चाहिए। ठीक है, आज की समस्या क्या है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी दिन भर क्या है, मोबाइल चलाना है, लैपटॉप चलाना है, चेयर पे बैठे बैठे पूरा दिन निकाल देते हैं, ठीक है, स्क्रोल 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 करते जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए, एक सीईओ भी बागवानी कर रहा है, एक आईएएस भी अपने घर की सफाई में मदद कर रहा है,
ये क्या है, अगर ऐसा कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो शारीरिक श्रम कर रहा है। भले कुर्सी पे बैठा है, हुक्म चला रहा है, लेकिन फिर भी घर पे आके अपना काम वाम कर रहा है, मतलब ऑफिस का भी काम कर रहा है, घर पे आ रहा है, तो ये सब भी कर रहा है। गांधी जी का संदेश क्या है कि कोई भी काम छोटा नहीं है, इसीलिए आप करो। आज भी ये समझना है कि कोई भी काम छोटा नहीं है, सभी अपने काम का महत्व है। लोगों के दिमाग में ये ऊंच नीच का भेद पड़ा हुआ है ना, दिक्कत यहीं का है, और इसी को तो सुधारना है, खोपड़ी पे जो दिक्कत हो गई है। एथिक्स का किससे लिंक बनेगा इसका, डिग्निटी ऑफ लेबर से। सातवां है अस्वाद। गांधी जी क्या बोले कि जीभ पर भी नियंत्रण रखो अपने, खाने पीने पे। आज की समस्या क्या है, फास्ट फूड कल्चर आज की समस्या बनी हुई है। फास्ट फूड आज की समस्या है। एग्जाम्पल से समझिए, पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक, ये सब खूब जो है दबा के खा रहे हैं, फिर क्या हो जा रहा है, आपको डायबिटीज हो जा रहा है, शुगर हो जा रहा है, तनाव में चले गए। ठीक, तो ये सब क्या है, आज की समस्या है। तो आधुनिक अर्थ में क्या समझना है कि केवल खाने में नहीं करना है, कंटेंट कंजम्पशन भी आधुनिक मतलब समझना कि केवल खाने में नहीं, कंटेंट कंजम्पशन में भी ये दिक्कत आ गई है। उदाहरण से, हर समय शॉर्ट वीडियोस देखना, ये क्या है, मानसिक अस्वाद है। हर समय वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने मानसिक स्वाद के पीछे भाग रहे हैं कि मानसिक जो है, मानसिक रूप से हमको स्वाद चाहिए, तो आप लत में फंस गए। होना क्या चाहिए, टेस्ट से दूर हटना चाहिए थोड़ा, तो मानसिक और स्वाद की तरफ बढ़ना चाहिए, मानसिक स्वाद की तरफ नहीं। ठीक है, तो यूट्यूब शॉर्ट छोड़कर एनसीईआरटी पढ़ना यूपीएससी वालों के लिए, यूट्यूब शॉर्ट छोड़ के एनसीईआरटी पढ़ना, ये क्या है, मानसिक अस्वाद की तरफ बढ़ना, यानी मानसिक स्वाद की तरफ नहीं बढ़ना, मानसिक अस्वाद की तरफ बढ़ना, ये होना चाहिए। आठवां, निर्भयता। गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि सत्य के लिए खड़े हो जाओ, यही बोल रहे हैं। स्कूल का एग्जाम्पल समझिए, पूरी क्लास जो है नकल कर रही है, एग्जाम का टाइम है, और पूरी क्लास जो है जम के नकल कर रही है, आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या है, निर्भय है, निर्भय है। सब नकल कर रही है, हो सकता है बहुत अच्छे नंबर लाए, कुछ लोग को डर लगता है ना कि सब नकल कर रहे हैं, हमसे हमसे अच्छा नंबर ला देंगे। आप डरे नहीं, कल लाओ, हम अपने से ही एग्जाम देंगे, तो ये निर्भय है आप। ऑफिस में जो है, ऑफिस का एग्जाम्पल, भ्रष्टाचार दिख रहा है, भ्रष्टाचार दिख रहा है ऑफिस में, फिर विसल ब्लोअर बन गए आप, भ्रष्टाचार के बारे में बता दिए, तो आप क्या है, निर्भय है। ठीक है, सत्येंद्र दुबे। सत्येंद्र दुबे कौन थे, इन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया था, ऑफिस में भ्रष्टाचार हुआ था उसको उजागर कर दिया। तो सत्येंद्र दुबे कौन थे, निर्भय थे। तो एथिक्स से किससे लिंक है, मोरल करेज से, करेज और कन्विक्शन से, इन सब चीजों से लिंक है इसका। नौवां, सर्वधर्म समभाव। गांधी जी क्या कहते हैं कि सभी धर्म सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, इसीलिए सर्वधर्म समभाव। आज की समस्या क्या है, रिलीजियस पोलराइजेशन, यानी कट्टरता बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एग्जाम्पल के लिए, एक दोस्त मंदिर जाता है, दूसरा मस्जिद जाता है, तीसरा चर्च जाता है, फिर भी तीनों मित्र जो है साथ में बैठे थे, खाना पीना करते हैं, तो ये क्या है, सर्वधर्म समभाव। ठीक है, ये होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के किससे लिंक है, आर्टिकल 25 से लिंक है इसका। और एथिक्स से क्या लिंक है, टॉलरेंस, सेक्युलरिज्म और इंक्लूसिवनेस। और इसका व्यवहारिक जीवन में जब उपयोग होगा, और ये आर्टिकल 25 से जुड़ रहा है, तो कोई भी आईएएस ऑफिसर हो, कोई सिटीजन हो, कोई भी हो, सर्वधर्म समभाव रखना है। स्वदेशी। गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि पहले अपने आसपास के लोगों को मजबूत बनाओ, मतलब जो भी खरीदारी करना है आसपास के लोगों से खरीदो। आधुनिक उदाहरण क्या है कि अमेजोन से खरीदने के बजाय क्या है, स्थानीय दुकानदार से खरीदना चाहिए। अमेजोन से खरीदने के बजाय स्थानीय दुकानदार से खरीदो, ये होगा अपने स्थानीय लोगों को मजबूत करना। किसान का एग्जाम्पल क्या है, स्थानीय किसान से सब्जी खरीदना, अगर कोई खेती कर रहा है और सब्जी उगा रहा है, तो उसको पैसा देके उसके खेत से सब्जी खरीद लेना, उसको मजबूत बनाना। स्टार्टअप इंडिया का एग्जाम्पल, भारतीय स्टार्टअप को सपोर्ट करना, ये होगा स्वदेशी का एग्जाम्पल। यानी एथिक्स से किससे लिंक है, सेल्फ सेल्फ रिलायंस से और आत्मनिर्भर भारत से। ठीक है, 11वां, अस्पृश्यता का निवारण करना है। यानी गांधी जी क्या बोल रहे हैं, कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं है। तो आज की समस्या क्या है, धर्म है, जाति है, लिंग है, क्षेत्र है, भाषा है, इन आधारों पर भेदभाव होता है, और इन्हीं आधारों पर हेट स्पीच, बहुत सारे पॉलिटिशियन गेम खेलते हैं इस पे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, इंटरव्यू में किसी उम्मीदवार को जाति देखकर रिजेक्ट कर देना, तो ये आधुनिक अस्पृश्यता है, ये आधुनिक अस्पृश्यता है। और वर्क प्लेस का एग्जाम्पल समझिए, जहाँ पे आप काम करते हैं, अगर महिला कर्मचारी को कम अवसर देना अगर दिया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, या महिला कर्मचारी को कम वेतन दिया जा रहा है, तो ये क्या है, सामाजिक अस्पृश्यता का एक रूप है।
और किससे जुड़ेगा ये? आर्टिकल 17 से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 से ये जुड़ता है। ठीक है, अब देखिए एक लाइन में सब समझ लीजिए। गांधी जी के व्रत, आज की समस्या और समाधान। अहिंसा, यानी 11 जो 11 उनके व्रत है उसमें अहिंसा। आज की समस्या क्या है? हेट स्पीच। इसका समाधान क्या हो जाएगा? संवाद, सत्य। आज की समस्या क्या है? फेक न्यूज। समाधान क्या होगा? फैक्ट चेकिंग। सत्य से क्या इसका समाधान है? फैक्ट चेकिंग। अस्तेय यानी करप्शन आज की समस्या है, तो इसका समाधान ईमानदारी है। ब्रह्मचर्य, आज की समस्या क्या है? मोबाइल एडिक्शन वगैरह, फोन एडिक्शन वगैरह, तो समाधान क्या है? सेल्फ कंट्रोल। अपरिग्रह यानी उपभोक्तावाद आज की समस्या है, समाधान क्या है? मिनिमलिज्म। ठीक, और शारीरिक श्रम, और आज की गांधी जी के व्रत का शारीरिक श्रम, और आज की समस्या क्या है? कि आराम की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत सुस्त लाइफ, तो समाधान क्या होगा? फिजिकल वर्क करना। और गांधी जी के व्रत में अस्वाद, आज की समस्या क्या है? जंक फूड, समाधान क्या हो जाएगा? हेल्दी लाइफस्टाइल। निर्भयता, आज की समस्या क्या है? करप्शन, समाधान क्या होगा? मोरल करेज। सर्वधर्म समभाव, आज की समस्या क्या है? कम्युनलिज्म। ठीक, समाधान क्या होगा? टॉलरेंस। स्वदेशी, आज की समस्या क्या होगा? इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, दूसरे देशों पे बहुत ज्यादा डिपेंड है। ठीक है, समाधान क्या हो जाएगा? सेल्फ रिलायंस। ठीक है, खुद आत्मनिर्भर बनना। अस्पृश्यता निवारण, आज की समस्या क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, समाधान क्या हो जाएगा? इक्वालिटी, समानता। ठीक, तो याद कैसे रखना है? अगर गांधी जी के जो 11 व्रतों को आधुनिक भाषा में बदल दें तो क्या हो जाएगा? इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, सस्टेनेबिलिटी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, टॉलरेंस, करेज, सेल्फ रिलायंस। अगर गांधी जी के 11 व्रतों को आधुनिक भाषा में बदलेंगे तो यही होगा। और यही कारण है ना कि गांधी जी के एक जो 11 व्रत है, केवल आश्रम के नियम नहीं है, बल्कि वो एक आदर्श नागरिक बनाने के लिए, आदर्श प्रशासक बनाने के लिए और आदर्श मानव बनाने की एक एथिकल टूल किट है। टूल किट समझते हैं? टूल किट, मान लीजिए गाड़ी खराब है, अगर गाड़ी खराब है तो एक टूल किट आएगा जिसमें गाड़ी को ठीक करने के लिए उसके टूल्स होते हैं। अगर आदमी खराब हो गया, इंसान खराब हो गया, तो ये जो 11 व्रत है ये वो टूल किट है, एथिकल टूल किट है जो इंसान को ठीक करेंगे। समझ में आ गया? तो गांधी जी की अहिंसा को समझने का सबसे आसान तरीका देखिए, तो ये टूल किट समझ में आ गया। हमने गांधी जी के 11 व्रत को पढ़ा और उसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग किया, वो देख लिया। अब गांधी जी के अहिंसा को थोड़ा समझेंगे, नकारात्मक अहिंसा और सकारात्मक अहिंसा को भी देखेंगे, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो गांधी जी की अहिंसा को समझने के दो तरीके हैं। पहला है नकारात्मक अहिंसा, यानी बुरा काम न करना। एक है सकारात्मक अहिंसा, यानी अच्छा काम करना। ठीक है, तो ये दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? कहानी से समझेंगे। मान लीजिए कि सड़क पर एक आदमी घायल पड़ा हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति ए है, उसे देखकर आगे निकल गया। ठीक है, उसने उसे मारा नहीं, ठीक, उसने कोई नुकसान भी नहीं किया। तो ये क्या है? नकारात्मक अहिंसा। एक आदमी जो है घायल होकर सड़क पर बैठा पड़ा हुआ है, एक ए आदमी है जो निकल गया, उसको देखा निकल गया, न मारा न नुकसान किया उसका। ठीक, ये नकारात्मक अहिंसा है। एग्जाम्पल के लिए आपने अपरिचित मूवी देखी है? अपरिचित, अम्बी रहता है उसमें, एक सड़क पे घायल रहता है, तो अम्बी तो दौड़ के आ जाता है बचाने के लिए, लेकिन एक सुमो वाले से बोलता है रुकिए रुकिए भाई साहब, इसको बचाना है, बहुत घायल है। तो ये क्या करता है? भाग जाता है। इसने क्या किया? इसको नुकसान नहीं पहुंचाया, मारा नहीं, लेकिन मदद भी नहीं की। तो ये क्या है? नकारात्मक अहिंसा है, ये नकारात्मक अहिंसा है। ठीक है, ये बी व्यक्ति है, उसे अस्पताल ले गया, उसके परिवार को फोन किया, खून भी दिया, ये है सकारात्मक अहिंसा। तो अम्बी ने क्या किया? यहाँ पे अम्बी क्या करता है? उसको लेके जाता है अस्पताल में, एडमिट करता है। ठीक है, वो अपना कर्तव्य निभाता है, तो ये क्या है? सकारात्मक अहिंसा है। तो अम्बी क्या है? मदद भी कर रहा है, मार नहीं रहा है, लेके हॉस्पिटल भी पहुंचा रहा है, ये सकारात्मक अहिंसा है। अब कोई रोड पे घायल है और आप देखते हैं और निकल जाते हैं, तो ये नकारात्मक अहिंसा। समझ में आ गया डिफरेंस? समझ में आ गया सकारात्मक अहिंसा और नकारात्मक अहिंसा? तो नकारात्मक अहिंसा, नेगेटिव नॉन वायलेंस, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। इसका मतलब क्या है? किसी को मत मारो, गाली मत दो, अपमान मत करो, नफरत मत फैलाओ, बुरा मत सोचो। ठीक, इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा कि एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, एक आदमी गाली नहीं दे रहा है, मार भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, भाव ये कि कुछ कर ही नहीं रहा है, निकल गया वहां। एक आदमी है, दूसरा गाली नहीं दे रहा है, मार नहीं रहा है, लेकिन मदद कर रहा है, तो ये सकारात्मक अहिंसा, ये मेन डिफरेंस है। तो नकारात्मक अहिंसा क्या है? गाली मत दो, अपमान मत करो, नफरत मत फैलाओ, बुरा मत सोचो।
एग्जाम्पल के लिए, क्लास में एक छात्र कमजोर है, बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, तुम उसका मजाक नहीं उड़ाते, ठीक है, आप उसका मजाक नहीं उड़ाते लेकिन उसकी मदद भी नहीं करते, ये नहीं बोलते कि शांत रहो सब लोग, ये नहीं करते, ये नकारात्मक अहिंसा है। सोशल मीडिया को उदाहरण देखिए, कोई व्यक्ति जो है आपसे असहमत है, आपसे असहमत, आप उसे ट्रोल नहीं करते, गाली नहीं देते, ठीक है, गाली नहीं देते, लेकिन आप उसे ये भी नहीं बोल रहे हैं कि यार आप बोलो मत, आप कोई भी अगर आप मेरी बात से असहमत हो तो तरीके से बोल दो, ये गाली वाली मत दो, ये नकारात्मक, ये भी नहीं बोल रहे, ये नकारात्मक अहिंसा है। आप चुप रहेंगे तो बोलता जाएगा। परिवार का एग्जाम्पल लीजिए, माता पिता डांट देते हैं तो आप गुस्से में जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या है, नकारात्मक अहिंसा। माता पिता अनायास ही डांट दिया, अनायास, ठीक, तो आप गुस्से में जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये ठीक है कि आप अहिंसक है, लेकिन आप बोल दीजिए कि मेरी गलती तो बताइए, लेकिन ये भी नहीं बोला, ये नकारात्मक अहिंसा है, ठीक है। तो यूपीएससी एथिक्स में किससे जुड़ेगा, नॉन इंजरी से, नॉन हेट्रेड से, नॉन रिटेलियन से और रिस्ट्रेंट से, समझ में आया? तो गांधी जी क्या करते हैं, यही नहीं रुकते, वे कहते हैं कि सिर्फ नुकसान न पहुंचाना पर्याप्त नहीं होगा। फिर उन्होंने सकारात्मक अहिंसा के बारे में बोला कि प्रेम करो, सेवा करो, मदद करो, क्षमा करो, अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ। गांधी जी की सोच क्या है, अहिंसा का मतलब केवल हाथ न उठाना नहीं, अहिंसा का मतलब क्या है, प्रेम, करुणा, सेवा, सहानुभूति, क्षमा, ये भी है, समझ में आ गया? तो स्कूल में बुलिंग हो रही है, एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा कमजोर है, बाकी उसे बच्चे परेशान करते हैं, नकारात्मक अहिंसा क्या है, तुम उसे परेशान नहीं करते, बस चुप रहते हो। सकारात्मक अहिंसा क्या है, तुम उसके साथ खड़े हो जाते हो, उसे समर्थन देते हो, शिक्षक से जो है शिकायत कर देते हैं, तो ये गांधी जी की सकारात्मक अहिंसा हो जाएगी। एग्जाम्पल याद रखिएगा, घायल वाला और एक गाड़ी से एक गाड़ी अम्बी आता है, अपरिचित वाला अम्बी मदद करता है, तो ये सकारात्मक अहिंसा है, गाड़ी वाला निकल जाता है, वो नकारात्मक अहिंसा है। इसने हिंसा नहीं पहुंचाई, लेकिन फिर भी इसने मदद नहीं की, तो नकारात्मक है। इसने मदद की, हिंसा नहीं की, मतलब इसको नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर सकारात्मक अहिंसा होगी, ठीक है। अब आगे देखिए, एक और समझते हैं, एक और एग्जाम्पल देखिए, सोशल मीडिया का, किसी व्यक्ति को ट्रोल किया जा रहा है, नकारात्मक अहिंसा क्या है, आप ट्रोलिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। सकारात्मक अहिंसा क्या है, आप उसका उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, सच्चाई बताते हैं, तो नफरत कम करने की कोशिश करते हैं, तो ये सकारात्मक अहिंसा है। सड़क दुर्घटना वाला एग्जाम्पल दे चुका हूँ, अम्बी वाला याद रखिएगा, और गांधी जी और अंग्रेजों वाला एग्जाम्पल देखिए, ये नकारात्मक अहिंसा था, अहिंसा क्या थी कि गांधी जी अंग्रेजों को मारते नहीं थे, ठीक है, मारते नहीं थे। सकारात्मक अहिंसा क्या थी उनकी, कि वो अंग्रेजों से नफरत भी नहीं करते थे, वे कहते थे कि मैं ब्रिटिश शासन का विरोध करता हूँ, लेकिन ब्रिटिश लोगों का नहीं, लेकिन मतलब जो ब्रिटिश लोग थे, वो जो जिस तरीके से ब्रुटली लोगों को मारते थे, अन्याय करते थे, वो उसका विरोध करते थे, क्या पैसा मत, ये सकारात्मक अहिंसा है। अब एक रामायण वाला एग्जाम्पल देखिए, जब रावण जो युद्ध में घायल हो गया, ठीक है, रावण जब युद्ध में घायल हो गया, तो राम ने क्या किया, उसे अगले दिन आने का अवसर दिया, राम ने उसे अगले दिन आने का अवसर दिया, तो उन्होंने शत्रु के प्रति भी सम्मान दिखाया, ये क्या था, सकारात्मक अहिंसा का तत्व था, समझ में आया? बुद्ध का एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो है बुद्ध को गाली दे रहा था, बुद्ध भगवान को गाली दे रहा था, बुद्ध शांत रहे। आपने बहुत फेमस किस्सा सुना होगा ना, कि बुद्ध भगवान को गाली दे रहा था, वो बस मुस्कुरा रहे थे, और फिर बाद में जवाब दिया कि जो तुमने गाली दिया वो तो मैंने लिया ही नहीं, ठीक, तो बुद्ध शांत रहे। उन्होंने क्या कहा कि यदि कोई उपहार दे और मैं स्वीकार न करूं, तो वह उपहार किसके पास रहेगा, व्यक्ति बोला देने वाले के पास रहेगा, बुद्ध क्या बोले कि मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता, ये क्या है, नकारात्मक अहिंसा है, लेकिन बाद में उन्होंने उसे शिक्षा दी, तो ये क्या है, सकारात्मक अहिंसा, समझ में? अगर यहीं पे रुक जाते हैं कि नहीं मैं तुम्हारी गालियां नहीं ले रहा, ये केवल नकारात्मक हिस्सा हो जाता, लेकिन उसको बाद में समझाया, शिक्षा दी कि ऐसा करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सकारात्मक अहिंसा हो जाएगा। प्रशासन में देखिए, मान लीजिए दो समुदायों में तनाव है, नकारात्मक अहिंसा क्या होगा, पुलिस गोली नहीं चलाती, ठीक है, पुलिस गोली नहीं चलाती है, नकारात्मक अहिंसा। सकारात्मक अहिंसा क्या है, प्रशासन बातचीत करता है, विश्वास बनाता है, शांति समितियां बनाता है, ये गांधीवादी अहिंसा है, ठीक है। और इसमें जो नकारात्मक अहिंसा सकारात्मक अहिंसा बोला जा रहा है, इसमें देखेंगे ना तो नहीं नहीं ज्यादा आ रहा है, पुलिस गोली नहीं चलाती, ये नहीं करती, नहीं नहीं ज्यादा आ रहा है, तो इसके सेंस में भी नकारात्मक नकारात्मक बोला जा रहा है। और सकारात्मक में क्या बोला जा रहा है, ये चीज कर सही चीज कराया गया, सही चीज हुआ, जो सकारात्मकता का भाव आता है, तो इसलिए सकारात्मक अहिंसा हो जाता है, ठीक। तो देखिए, नकारात्मक अहिंसा और सकारात्मक अहिंसा,
नकारात्मक अहिंसा क्या है? नुकसान न पहुंचाना, हिंसा का अभाव होना, प्रतिक्रिया न देना, किसी को न मारना, नफरत न करना, निषेधात्मक। तो नकारात्मकता में निषेधात्मकता ज्यादा है, यानी न न न न न ज्यादा, नहीं करना, अभाव, नहीं देना, नहीं मारना, नहीं करना, नहीं नहीं का भाव ज्यादा है, तो ये निषेधात्मक है, इसलिए नकारात्मक अहिंसा। सकारात्मक अहिंसा क्या है? सक्रिय प्रेम करना, करुणा की उपस्थिति होना, सहायता करना, किसी को बचाना, प्रेम करना, रचनात्मकता होना। तो इसमें ये सकारात्मकता का भाव है, जिसमें क्या है? पॉजिटिव इमोशंस है, वो सकारात्मक अहिंसा है। और जिसमें नहीं करना, नहीं नहीं जैसे शब्द है, वो नकारात्मक अहिंसा। ठीक है। गांधी जी के अनुसार कौन श्रेष्ठ है? गांधी जी के अनुसार जो सकारात्मक अहिंसा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सिर्फ किसी को न मारना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके दुखों को कम करना भी आवश्यक है। तो सकारात्मक अहिंसा पे ज्यादा जोर देते थे गांधी जी, यानी ब्रॉडर सेंस में सोचते थे, वो केवल एक चीज पे नहीं रुके थे कि नहीं 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 वाला नहीं, सकारात्मकता भी जरूरी है। ठीक है। तो गांधी जी की अहिंसा केवल हिंसा का अभाव नहीं थी, बल्कि प्रेम, करुणा, सेवा, क्षमा, मानव कल्याण की सक्रिय शक्ति थी। तो नकारात्मक नकारात्मक अहिंसा व्यक्ति को हिंसा से दूर रखती है, ठीक है, और जबकि सकारात्मक अहिंसा जो है व्यक्ति को मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करती है। सॉरी। इसलिए गांधी जी के लिए जो है अहिंसा निष्क्रियता नहीं थी, बल्कि सत्य और न्याय के लिए साहस पूर्वक संघर्ष करने की सबसे बड़ी शक्तिशाली साधन थी। ठीक। तो एक लाइन में याद रखने वाली बात क्या है कि नकारात्मक अहिंसा, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, ये नकारात्मक अहिंसा, यानी नहीं जैसे वर्ड आ रहे हैं। अब नहीं नहीं नकारात्मकता का भाव। और सकारात्मक अहिंसा का मतलब क्या है कि मैं दूसरों के दुख को दूर करने की कोशिश करूंगा, तो ये सकारात्मक अहिंसा है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब थोड़ा यूथनेसिया से जोड़ते हैं अहिंसा को, इच्छा मृत्यु वाली चीजें जो है उससे जोड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल लेते हैं और एथिकल एंगल तो समझिए रहे हैं। ठीक है। इच्छा मृत्यु को लेते हैं, तो इच्छा मृत्यु और गांधी जी की अहिंसा के बीच सीधा टकराव दिखाई देता है, इसको समझेंगे। इच्छा मृत्यु, यूथनेसिया और गांधी जी की जो अहिंसा है, उसको साथ में मिला के देखते हैं कि क्या संबंध है। तो सीधा सीधा अगर हम देखते हैं कि इच्छा मृत्यु और गांधी जी की जो अहिंसा है, उनके बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। एक तरफ करुणा है, दूसरी तरफ जीवन की पवित्रता है। एक तरफ करुणा है और दूसरी तरफ जीवन की पवित्रता। तो ये क्या है? एक एथिकल डिलेमा है, एक एथिकल डिलेमा क्रिएट होता है। एक तरफ यूथनेसिया की बात हो रही है, किसी का जीवन लेना है, इच्छा मृत्यु। एक तरफ गांधी जी की अहिंसा है, यानी एक तरफ करुणा है तो एक तरफ जीवन की पवित्रता है। ये दो डिलेमा, एथिकल डिलेमा, इसी को समझना है। पहले वास्तविकता समझिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को अंतिम अवस्था का कैंसर है, यानी कैंसर का लास्ट स्टेज है, असहनीय दर्द है, मतलब पीड़ा से गुजर रहा है, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा जो सह नहीं सकता, इलाज संभव नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं कि बचने की कोई संभावना भी नहीं। ठीक है। तो मरीज जो है खुद मृत्यु की इच्छा व्यक्त कर रहा है कि मुझे मार दो, दर्द नहीं सह पा रहा है, इलाज होना नहीं है, संभव हो नहीं सकता, डॉक्टर बस बोल भी चुके हैं कि अब बचा नहीं पाएंगे, और मरीज खुद बोल रहा है मुझे मार दो। अब प्रश्न क्या उठ रहा है? क्या उसे मरने में सहायता दी जाए? ठीक। प्रश्न क्या उठ रहा है कि क्या उसे मरने में सहायता दी जाए, और यहीं से इच्छा मृत्यु का प्रश्न शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, यूथनेसिया का प्रश्न आता है। अब गांधी जी की नकारात्मक अहिंसा क्या कहेगी, ये समझिए। अब इस ये बैकग्राउंड है, ये सिचुएशन है। अब गांधी जी की नकारात्मक अहिंसा क्या कहेगी? सिद्धांत क्या है कि किसी को जानबूझकर नुकसान मत पहुंचाओ। ये नकारात्मक अहिंसा है कि किसी को जानबूझकर नुकसान मत, नहीं जैसे भाव आ रहे हैं, मत पहुंचाओ। एग्जाम्पल के लिए, एक डॉक्टर जो है मरीज को ऐसा इंजेक्शन देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, तो ये क्या है? एक्टिव यूथनेसिया, सक्रिय इच्छा मृत्यु। सक्रिय इच्छा मृत्यु कौन है? कि डायरेक्ट इंजेक्शन घोप दिया और मर गया मरीज। इच्छा मृत्यु की इच्छा थी, डॉक्टर ने मरीज को इंजेक्शन घोप दिया, मरने वाला मर गया, ये एक्टिव यूथनेसिया है। तो गांधी जी क्या कह सकते थे इस पे? चाहे उद्देश्य कितना भी अच्छा, चाहे उद्देश्य कितना भी अच्छा हो, लेकिन किसी का जीवन समाप्त करना हिंसा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से जीवन लिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से जीवन लिया जा रहा है किसी का। अब नकारात्मक अहिंसा का तर्क क्या है? डॉक्टर की स्थिति देखिए कि डॉक्टर सोचता है कि मैं मरीज का दर्द खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन गांधी जी यहाँ पे क्या पूछेंगे? दर्द खत्म करना चाहते हो या जीवन? दर्द खत्म करना चाहते हो या जीवन? यदि जीवन समाप्त किया जा रहा है तो यह अहिंसा नहीं मानी जाएगी। अगर जीवन खत्म किया जा रहा है तो यह अहिंसा नहीं मानी जाएगी। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक पेड़ सूख रहा है, दो विकल्प है, तुम उस पेड़ को काट देते हो, दूसरा विकल्प है तुम उसे पानी देते हो और प्रकृति पर छोड़ देते हो। तो गांधी जी क्या करेंगे? दूसरे विकल्प पे करीब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
तो गांधी जी क्या है, दूसरे विकल्प के पास ज्यादा नजदीकी दिखा रहे हैं। अब सकारात्मक अहिंसा को समझिए। सकारात्मक अहिंसा क्या है? सकारात्मक अहिंसा केवल न मारना नहीं है, ये कह रही है कि दूसरे के दुख कम करने के लिए सक्रिय प्रयास करो। ठीक, उदाहरण के लिए कैंसर का मरीज जो है बहुत दर्द में है, तो सकारात्मक अहिंसा क्या करेगी? दर्द कम करने की दवा देगी, मानसिक सहारा देगी, परिवार को साथ रखेगी और सम्मानजनक जो जीवन देगी, उसको डिग्निटी ऑफ लाइफ देने की कोशिश करेगी, लेकिन जीवन समाप्त नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ा नैतिक प्रश्न क्या है? अगर मरीज इतना दर्द झेल रहा है कि जीवन ही यातना बन गया, अगर मरीज इतना दर्द झेल रहा है कि जीवन ही यातना बन गया है, तो क्या उसकी मृत्यु में सहायता करना करुणा नहीं है? ये सवाल है। तो यहीं से एथिक्स का एक डिलेमा पैदा होता है। अब कहानी की तरह लीजिए, दो मित्र हैं। मित्र एक कहता है कि जीवन पवित्र है, किसी को मारना गलत है, और ये गांधी जी की नकारात्मक अहिंसा के करीब है। दूसरा मित्र है, वो कहता है कि इतना दर्द झेलना भी अमानवीय है, यदि व्यक्ति स्वयं चाहता है तो उसे मुक्ति मिलनी चाहिए, और ये करुणा आधारित तर्क है। ठीक है, तो दोनों की नियत क्या है? अच्छी है, लेकिन निष्कर्ष अलग है। दोनों की नियत क्या है? अच्छी है, लेकिन निष्कर्ष अलग है। अब निष्क्रिय पैसिव इथनेसिया देखिए, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और गांधी जी। अब एक और स्थिति देखिए, मरीज जो है वेंटिलेटर पर है, डॉक्टर कह रहे हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, वापस आने की संभावना नहीं। ठीक है, अब परिवार निर्णय लेता है कि वेंटिलेटर हटा दिया जाए। तो ये क्या है? एक पैसिव इथनेसिया है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। मतलब जीवन रक्षक प्रणाली को हटा दिया जाए और व्यक्ति स्वयं ही मर जाए, ये पैसिव इथनेसिया है। एक्टिव इथनेसिया तो क्या था कि मरीज को मरने वाली इंजेक्शन घोप दिया जाए, ये एक्टिव इथनेसिया है। और पैसिव इथनेसिया क्या है कि वेंटिलेटर वगैरह जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको हटा दिया जाए और धीरे करके वो मर जाएगा, तो ये पैसिव इथनेसिया है। तो गांधी जी का दृष्टिकोण क्या है पैसिव इथनेसिया पे? कि गांधी जी का दृष्टिकोण इस पे अलग हो सकता है। वो शायद क्या कहें कि मृत्यु को प्राकृतिक रूप से आने दो। ठीक है, तो गांधी जी यही बोलते हैं ना कि मृत्यु को प्राकृतिक रूप से आने दो, लेकिन मृत्यु पैदा मत करो। ठीक है, मतलब क्या है कि कृत्रिम रूप से जीवन खींचना आवश्यक नहीं है, लेकिन जानबूझ कर मृत्यु देना भी उचित नहीं है। यहाँ गांधी जी और करुणा को जोड़िए। गांधी जी के केवल क्या है, जीवन बचाओ नहीं कहते, तो कहते थे कि दुखी व्यक्ति की सेवा करो। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जो है कैंसर से पीड़ित है, तो गांधीवादी समाधान होगा क्या? पैलेटिव केयर देना, दर्द निवारण करना, भावनात्मक समर्थन देना, आध्यात्मिक सहयोग करना, ये सब होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दो मूल्य टकरा रहे हैं। जीवन पवित्र है, ये नकारात्मक अहिंसा है। दुख कम करना जरूरी है, ये सकारात्मक अहिंसा है, यानी कंपैशन और सैनिसिटी ऑफ लाइफ। ठीक, अगर आपको केस स्टडी में अगर इसको लिखना हो यूपीएससी में, कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे इसको? आप लिखेंगे कि यदि प्रश्न हो कि क्या इच्छा मृत्यु नैतिक है, तो केवल पक्ष या विपक्ष में नहीं लिखना है, आपको विरोध में भी लिखना है, पक्ष में भी लिखना है। विरोध में क्या? जीवन की पवित्रता, गांधीवादी अहिंसा, दुरुपयोग की संभावना, मानव जीवन का मूल्य, ये सब दिखाना होगा। और पक्ष में करुणा, डिग्निटी इन डेथ, असहनीय पीड़ा से मुक्ति, व्यक्ति की स्वायत्तता, ये सब भी दिखाना होगा। ठीक है, तो गांधीवादी संतुलित निष्कर्ष क्या होगा कि गांधी जी संभवतः क्या करते? सक्रिय इच्छा मृत्यु का विरोध करते, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से जीवन समाप्त करना है, लेकिन पीड़ित व्यक्ति की करुणापूर्ण देखभाल, दर्द निवारण और गरिमापूर्ण मृत्यु के पक्षधर होते हैं, यानी पैसिव इथनेसिया के सपोर्ट में होते हुए। ठीक है, इसलिए गांधीवादी दृष्टिकोण में व्यक्ति को मारना नहीं है, बल्कि उसके दुख को कम करना हमारा कर्तव्य है। तो यही नकारात्मक अहिंसा क्या है? जीवन न लेना, और सकारात्मक अहिंसा क्या है? दुख कम करना, के बीच जो है सबसे संतुलन साधना है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि गांधी जी के अनुसार जो है अहिंसा केवल जीवन न लेने का सिद्धांत नहीं है, बल्कि पीड़ित के प्रति सक्रिय करुणा और सेवा का सिद्धांत भी है। इसलिए इच्छा मृत्यु के प्रश्न में जीवन की पवित्रता और करुणा दोनों का संतुलन आवश्यक है। ठीक, और आपको अगर लिखना भी होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, पक्ष और विरोध में भी लिखिएगा इथनेसिया के, और पक्ष में भी। और पक्ष में कौन सा लिखना है? पैसिव इथनेसिया, जो गांधी जी भी सपोर्ट करते हैं। क्या बोलते हैं सकारात्मक अहिंसा में? कि किसी को दुख को कम करना है, किसी के अगर दुख को कम करना है तो पैसिव इथनेसिया दिया जा सकता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देंगे, वो जो ऐसा पीड़ा में है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखते? बचाते हुए लिखेंगे कि गांधी जी अगर होते तो पक्का वो पैसिव इथनेसिया को सपोर्ट करते। क्यों? क्योंकि एक जीवन जो है बहुत पीड़ा में है, कोई व्यक्ति बहुत पीड़ा में, दर्द है, इलाज नहीं हो सकता, सह नहीं सकता। ठीक है, भले उसके जीवन की स्वतंत्रता है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन वो पीड़ा में, और डॉक्टर भी कह चुके हैं कि बचेगा नहीं। इसलिए करुणा और असहनीय पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए व्यक्ति की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हम उसे सकारात्मक अहिंसा का सपोर्ट करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए पैसिव इथनेसिया को सपोर्ट करेंगे। तो क्या जवाब देना है कि गांधी जी होते तो पैसिव इथनेसिया को सपोर्ट करते। ठीक है, क्योंकि उसमें सकारात्मक अहिंसा छुपा हुआ है, यानी किसी भी व्यक्ति के दर्द को
कम करना, उसका सपोर्ट करना जरूरी है। ठीक, तो गांधी जी के अनुसार क्या है कि अहिंसा केवल जीवन न लेने का सिद्धांत नहीं बल्कि पीड़ित के प्रति सक्रिय करुणा और सेवा का सिद्धांत भी है। इसलिए इच्छा मृत्यु के प्रश्न के में जीवन की पवित्रता और करुणा दोनों का संतुलन आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए गांधी जी की जो अहिंसा की विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, जीवन में भी इसको अप्लाई कर लेंगे। तो कुछ विशेषताएं हैं गांधी जी, अब उन्हीं को देखना है। जो एक जीवन दर्शन है, वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का तरीका है। तो सामान्य रूप से पहले समझिए कि एक सामान्य व्यक्ति की सोच क्या है, मैं किसी को नहीं मारता इसलिए मैं अहिंसक हूँ। लेकिन गांधी जी क्या कहते थे कि सिर्फ न मारना अहिंसा नहीं है बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा करना भी अहिंसा है। तो नकारात्मक अहिंसा और सकारात्मक अहिंसा की बात होगी। तो गांधी जी की अहिंसा का विशेषता क्या है? अहिंसा केवल हिंसा का अभाव नहीं है। अहिंसा केवल हिंसा का अभाव नहीं है। तो अहिंसा केवल नुकसान न पहुंचाना नहीं है बल्कि दूसरों का भला करना भी है। एग्जाम्पल, एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार नहीं कर पा रहा है, सामान्य व्यक्ति क्या है, उसे धक्का नहीं देता है लेकिन मदद भी नहीं कर रहा है, तो ये नकारात्मक अहिंसा हो गया। गांधीवादी व्यक्ति क्या है, उसे सड़क पार करवा देगा, तो ये सकारात्मक अहिंसा है। दूसरी विशेषता क्या है अहिंसा की, कि अहिंसा जो है प्रेम आधारित है। अहिंसा जो है प्रेम आधारित है। तो गांधी जी कहते थे कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। एग्जाम्पल, स्कूल में एक छात्र जो है बार बार गलती करता है। ठीक है, स्कूल एक में एक छात्र बार बार गलती कर रहा है। हिंसक सोच क्या है, उसे निकाल दो। गांधीवादी सोच क्या है, उसे सुधारने का प्रयास करो। ठीक है, गांधी जी का उदाहरण, वे अंग्रेजी शासन का विरोध करते थे लेकिन अंग्रेजों से नफरत नहीं करते थे। ठीक, तीसरी विशेषता क्या है, अहिंसा जो है सत्य से जुड़ी हुई है। तो गांधी जी के लिए जो है सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक, उदाहरण के लिए ऑफिस में भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर डर के कारण चुप हो जाओगे तो ये सत्य नहीं है। गांधीवादी अहिंसा क्या कहती है, सत्य बोलो लेकिन बिना नफरत और हिंसा। एग्जाम्पल के लिए विसल ब्लोअर जो है भ्रष्टाचार उजागर करता है लेकिन हिंसा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, बस जाके धीरे से बता दे रहा है कि देखिए इधर कुछ हो रहा है, इधर गलत हो रहा है, हो गया काम। ठीक, चौथा क्या विशेषता है, अहिंसा जो है साहसी लोगों का हथियार है। तो गांधी जी कहते थे कि कायरता से हिंसा जो है बेहतर है, कायरता से हिंसा बेहतर है लेकिन हिंसा से अहिंसा श्रेष्ठ है। कायर देखिए कुछ, अभी मैं इसका स्टेज बताऊंगा कि गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला। एक कायरता है, एक हिंसा है, एक अहिंसा है, ये स्टेज है, ये हायरार्की है। तो गांधी जी क्या बोलते थे कि कायरता से हिंसा बेहतर है, मतलब इससे ज्यादा बेहतर है हिंसा, और हिंसा से ज्यादा बेहतर है अहिंसा। उदाहरण के लिए, तो छात्र जो है कमजोर बच्चे को पीट रहे हैं। ठीक है, कायर कौन है, डर कर भाग जाता है। हिंसक कौन है, मारपीट शुरू कर देता है। गांधीवादी क्या बोलेंगे, शांतिपूर्वक बीच में आता है, पीड़ित को बचाता है और हिंसा शिक्षक को सूचना देता है। ठीक, तो ये मोरल करेज से जुड़ा हुआ है। और क्या विशेषता, अहिंसा जो है आत्मबल पर आधारित है। गांधी जी से सोल फोर्स या लव फोर्स कहते थे। उदाहरण के लिए एक पुलिस अधिकारी जो है रिश्वत लेने से मना कर देता है और उसका ट्रांसफर हो जाता है, फिर भी वो झुकता नहीं, तो ये क्या है, आत्मबल है। छठा, अहिंसा आत्मत्याग सिखाती है। गांधी जी कहते थे दूसरों को कष्ट मत दो और आवश्यक हो तो स्वयं कष्ट सहो। दूसरों को कष्ट मत दो, जरूरी हो तो खुद ही कष्ट सह जाओ। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में लोग जेल गए, लाठियां खाई लेकिन हिंसा नहीं की, तो ये क्या है, आत्म बलिदान। ये क्या है, आत्म बलिदान। सातवीं विशेषता देखिए, अहिंसा क्या है, न्याय का विरोध करती है। अहिंसा अन्याय का विरोध करती है, सॉरी मैं न्याय का बोल दिया, अन्याय का विरोध करती है। ठीक, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अहिंसा है क्या है, चुप रहना है, ये बिल्कुल गलत है। अहिंसा चुप रहना नहीं है। गांधी जी क्या बोलते हैं, अन्याय के खिलाफ खड़े हो लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, ये है अहिंसा। उदाहरण के लिए नमक कानून अन्यायपूर्ण था, गांधी जी ने इसका विरोध किया लेकिन हिंसा नहीं। अब अहिंसा क्या है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। तो गांधी जी की अहिंसा जो है धर्म, जाति, भाषा, देश सबसे ऊपर है। उदाहरण के लिए यदि कोई मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म का व्यक्ति संकट में हो तो उसकी सहायता करना है। समझ में? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म का व्यक्ति संकट में है तो उसकी मदद करना, ये गांधीवादी अहिंसा है। नौवीं बात, अहिंसा करुणा और सहानुभूति पर आधारित है। उदाहरण के लिए एक कर्मचारी जो है गलती कर देता है, सामान्य बॉस क्या है, डांटता है, लेकिन जो गांधीवादी बॉस है वो क्या करेगा, कारण समझाता है, सुधार का अवसर देता है, ये क्या है, कंपैशन है। दसवां दसवां विशेषता क्या है कि अहिंसा का लक्ष्य हृदय परिवर्तन। अहिंसा का लक्ष्य क्या है, हृदय परिवर्तन। तो गांधी जी का उद्देश्य क्या है, गांधी जी का उद्देश्य दुश्मन को हराना नहीं बल्कि बदलना था, हृदय परिवर्तन करना। उदाहरण के लिए यदि बच्चा गलती कर देता है तो आप उसे इतना प्यार से समझाएं
तो खुद बदल जाए, बहुत प्यार दीजिए, ये गांधीवादी तरीका है। 11वीं विशेषता क्या है कि अहिंसा व्यक्ति और समाज दोनों को बदलती है। ठीक, व्यक्ति में क्या है, व्यक्ति में धैर्य, संयम, करुणा और सहिष्णुता, और समाज में शांति, समानता, न्याय और भाईचारा बढ़ाती है, मतलब ये बदलाव करती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, स्थिति सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया की स्थिति देखिए क्या है। नकारात्मक अहिंसा क्या है, ट्रोल ना करना। सकारात्मक अहिंसा क्या है, सही जानकारी फैलाना। सड़क दुर्घटना वीडियो न बनाना, नकारात्मक अहिंसा। घायल की मदद करना, सकारात्मक अहिंसा। जातीय भेदभाव, भेदभाव न करना, सकारात्मक अहिंसा। पीड़ित के समर्थन में खड़ा होना। ऑफिस यानी सहकर्मी को अपमानित न करना, ये नकारात्मक अहिंसा है। और सकारात्मक अहिंसा क्या है, उसकी मदद करना। पर्यावरण, नकारात्मक अहिंसा क्या है, कचरा न फैलाना। सकारात्मक अहिंसा क्या है, पेड़ लगाना। ठीक, तो महात्मा गांधी की अहिंसा केवल अहिंसा का अभाव नहीं, बल्कि सत्य, प्रेम, करुणा, आत्मबल, साहस, आत्मत्याग और सामाजिक न्याय पर आधारित एक सक्रिय नैतिक शक्ति है। उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य है कि विरोधी को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसके हृदय परिवर्तन के माध्यम से सत्य और न्याय स्थापित करना है। तो नकारात्मक अहिंसा कहती है किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, और सकारात्मक अहिंसा कहती है जहां संभव हो दूसरों के जीवन में प्रेम और करुणा और सेवा जोड़ दो। यही है गांधीवादी अहिंसा का सार है पूरा। ठीक है, अब देखिए जीवन में भी तो उतारना होगा इसको, जो गांधीवादी अहिंसा की जो विशेषताएं हैं उसको अपने जीवन में भी उतारना होगा। तो कैसे उतारेंगे, ठीक है, अब समझिए। अहिंसा जो है कायरता नहीं, साहस है। तो डर कर चुप रहना जो रह जाना जो अहिंसा नहीं है, सच के लिए खड़े होना अहिंसा है। ठीक है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, लोगों की मदद करने के लिए स्थिति बनती है, तो जरूर करिए। उदाहरण के लिए स्कूल में एक बच्चे को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं, कायर कौन है, डर कर भाग जाएगा। हिंसक कौन है, मारपीट शुरू करेगा। गांधीवादी कौन है, जो शांतिपूर्ण तरीके से बीच में आएगा, शिक्षकों को बताएगा और पीड़ित की मदद करेगा। यही जो है साहसिक अहिंसा होगी। ठीक, एग्जाम्पल के लिए नेल्सन मंडेला कौन, इन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई में जो है वर्षों भर जेल में रहे, नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई की थी, संघर्ष किया था, जेल में रहते लंबे टाइम तक, लेकिन नफरत नहीं फैलाई। अहिंसा सक्रिय शक्ति है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, दांडी मार्च, वे घर में नहीं बैठे, 200 मील पैदल चले। प्रेम और करुणा पर आधारित है, ये विशेषता थी, बताया गया था ये विशेषता है। तो गांधी जी का उदाहरण क्या था, ब्रिटिश शासन का विरोध किया लेकिन ब्रिटिश लोगों से घृणा नहीं। चौथी बात, आत्मकष्ट सहने की क्षमता। तो गांधीवादी उदाहरण क्या है कि उपवास किया, जेल गए, लाठीचार्ज सहा, सब कुछ सहा, लेकिन मारा नहीं। पांचवी बात, साधन और साध्य दोनों पवित्र है। ठीक है, तो गांधी जी क्या कहते थे, गलत साधन से परिणाम जो है नहीं मिल सकता, ये बोलते थे। यानी एग्जाम्पल के लिए समझिए, यूपीएससी में चयन चाहिए, गलत तरीका क्या है, पेपर लीक खरीदना, पेपर लीक करवा के खरीद लिया। सही तरीका क्या है, मेहनत करना। छठा जो है, कमजोरों का हथियार नहीं, कमजोरों का हथियार नहीं, सशक्तिकरण का माध्यम। अहिंसा, अहिंसा क्या है, गरीब, कमजोरों, निहत्थे लोगों को भी ताकत देती है। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने गांधीवादी अहिंसा से अश्वेतों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। ये एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल। असत्य से अटूट संबंध है, अरे सॉरी, सत्य से अटूट संबंध है। एग्जाम्पल के समझिए, सत्य और अहिंसा जो है भाई बहन की तरह है। एक के बिना जो है दूसरा अधूरा है। ठीक, तो ये जो सत्याग्रह है इसी का एग्जाम्पल है। सत्याग्रह में सत्य और आग्रह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी जीवों के प्रति सम्मान, यानी केवल इंसानों के लिए नहीं, हर जीव के लिए दया करना। कुत्तों को पत्थर मारना जो है, ये जो है गलत है। पक्षियों के घोंसले तोड़ देना ये गलत है, पेड़ काटना ये सब गलत है, ये सब हिंसा। ठीक है, गांधीवादी उदाहरण क्या है कि शाकाहारी रहे, पशुओं के प्रति करुणा दिखाए। मॉडर्न एग्जाम्पल ये कि पेड़ लगाए, जल संरक्षण करे, पशु संरक्षण करे, एनिमल राइट्स की बात करें, ये सब। आंतरिक शुद्धि का माध्यम होना, यानी अहिंसा केवल बाहरी व्यवहार नहीं होना चाहिए, मन की भी सफाई होनी चाहिए। ठीक है, किसी व्यक्ति से मुस्कुरा कर बात करें, लेकिन मन में उसके लिए नफरत रखना, ये गांधीवादी अहिंसा नहीं है। ठीक, गांधीवादी सोच क्या है, मन वचन कर्म तीनों में शुद्धता चाहिए। सार्वभौमिक और व्यवहारिक है अहिंसा, यानी अहिंसा केवल आश्रम के लिए नहीं, हर जगह लागू होगी, घर में भी, स्कूल में भी, ऑफिस में भी, राजनीति में भी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी, सब जगह। उदाहरण के लिए दलाई लामा, उन्होंने भी संघर्ष के बावजूद अहिंसा का मार्ग अपनाया है। संघर्ष कर रहे हैं, अहिंसक कर रहे हैं। ठीक, पूरी कहानी देखिए, उदाहरण समझिए, एक कहानी समझिए। मान लीजिए आपके गांव में एक गरीब परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। कायर व्यक्ति क्या है, चुप रहेगा। हिंसक व्यक्ति क्या है, मारपीट करेगा। लेकिन गांधीवादी व्यक्ति क्या है, सत्य बोलेगा, प्रेम रखेगा, शांति से विरोध करेगा,
पीड़ित की सहायता करेगा, खुद कष्ट सहने को तैयार रहेगा, सभी को साथ लेकर चलेगा, किसी से नफरत नहीं करेगा। यही गांधीवादी अहिंसा का स्वरूप है। ठीक। तो महात्मा गांधी की अहिंसा जो है केवल हिंसा का भाव नहीं, समझ में आ गया, बल्कि सत्य, प्रेम, करुणा, आत्मबल, आत्मत्याग और साधनों की पवित्रता और मानव गरिमा पर आधारित एक सक्रिय नैतिक शक्ति है। समझ में आ गया। तो ये जो 10 विशेषताएं हैं, जैसे साहस, सक्रियता, प्रेम, आत्मकष्ट, पवित्र साधन, सशक्तिकरण, सत्य, सर्व जीव सम्मान, यानी सभी जीवों का सम्मान करे, आत्मशुद्धि पर ध्यान दे और सार्वभौमिकता, इसको ऐसे याद रखिए। और इसका व्यवहारिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। आप इसको अपने आसपास के जो इवेंट्स होते हैं, जैसे डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और महिलाओं के साथ अपराध, बलात्कार, चोरी करना, गलत तरीके से किसी को फंसा देना, ये सब इन सब से जुड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इसको कनेक्ट करना है आपके रियल लाइफ इवेंट से। ठीक, ताकि वो एग्जाम्पल बने और आप लिख सके अच्छे से। मैं बहुत ही प्रैक्टिकली आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप हर चीजों से, आसपास की चीजों से कनेक्ट करते हुए पढ़े। ये ना हो कि केवल रट के चले जाए, रटाने की रटा भी नहीं रहा हूँ, तो रटाने जैसा है नहीं। ठीक। तो गांधी जी का अहिंसा आपको पता चल गया क्या है। साहस है और निडरता है, सक्रियता है, प्रेम और करुणा है, आत्मकष्ट सहना है, साधन और साध्य की पवित्रता है, सशक्तिकरण है, सत्य के प्रति समर्पण है, सभी जीवों के प्रति सम्मान है, आंतरिक शुद्धि की बात की इन्होंने, सार्वभौमिकता और व्यवहारिकता की बात की है। तो ये सब है। ठीक। यानी गांधीवादी विशेषता क्या है। साहस यानी भ्रष्टाचार का विरोध करिए, सक्रियता यानी जन समस्याओं का समाधान करिए, करुणा गरीबों के प्रति संवेदनशीलता रखिए, ये प्रशासन में उपयोग है आज के। शुद्ध साधन क्या है। ईमानदार प्रशासन। सशक्तिकरण क्या है। जन भागीदारी। सत्य क्या है। पारदर्शिता रखिए। सर्वजीव सम्मान यानी पर्यावरण संरक्षण करिए। आंतरिक शुद्धि यानी इंटीग्रिटी पे ध्यान दीजिए। ध्यान रखिए। सार्वभौमिकता मतलब समावेशी शासन लाइए। ये प्रशासन में उपयोग है। गांधीवादी अहिंसा का समाज प्रशासन में उपयोग कैसे करेंगे इन सब का। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, गांधी जी के 3 स्तर मैं बता रहा हूं। जैसे एक कायरता है, एक हिंसा है, एक अहिंसा है, इनके बीच संबंध। गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला कि कायर होने से ज्यादा अच्छा हिंसक होना, हिंसक होने से ज्यादा अच्छा है अहिंसक होना। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अहिंसा डरपोक होना है, लेकिन गांधी जी क्या बोलते हैं, अहिंसा जो है बहादुरों का हथियार है, कायरों का नहीं। अहिंसा क्या है, बहादुरों का हथियार है, कायरों का नहीं। एग्जाम्पल के लिए समझिए, गांधी जी क्या बोलते थे कि यदि मुझे कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं हिंसा को चुनूंगा। और पहली बार सुनने में बहुत अजीब लगता है कि वो अहिंसा की इतनी वकालत करते थे, लेकिन हिंसा चुनने की बात करते हैं। ठीक है, सुनने में तो अजीब लगेगा। ठीक है, तो पहली बार सुनने में आपको अजीब लगता है, क्योंकि गांधी जो है अहिंसा के समर्थक थे, लेकिन इसका मतलब समझना जरूरी है। गांधी जी के अनुसार 3 स्तर है। देखिए, अहिंसा क्या है, सर्वोत्तम है हिंसा से। ठीक है, ये मान लीजिए ये कायरता है, ये हिंसा है और अहिंसा। ये कहते हैं कि कायरता जो है सबसे खराब स्थिति है, अगर मुझे कायर और हिंसा में से चुनना होगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा, अगर हिंसा में से अहिंसा चुनना होगा तो मैं अहिंसा को चुनूंगा। यानी कायर होना सबसे खराब स्थिति है। अब ऐसा क्यों बोला है, देखिए, कायरता मतलब डर के कारण अन्याय को सहन करना। कायरता क्या है, डर के कारण अन्याय को सहन करना। उदाहरण, स्कूल में कुछ बच्चे जो है कमजोर छात्र को पीट रहे हैं, आप देखते हैं उसको, लेकिन डर के कारण कुछ नहीं बोल रहे, तो ये क्या है, कायरता है। तो गांधी जी क्यों विरोध करते थे इसका, क्योंकि ये सत्य नहीं है, साहस नहीं और न्याय नहीं। प्रशासनिक उदाहरण समझिए, एक अधिकारी जानता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, एक अधिकारी जो है जानता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन नौकरी बचाने के लिए चुप रहता है, तो ये क्या है, डर है, ये कायरता है। समझ में आया, ये कायरता है। हिंसा, अन्याय का जवाब जो है बल प्रयोग से देना, अन्याय का जवाब बल प्रयोग से देना, ये हिंसा है। एग्जाम्पल के लिए वही स्कूल समझिए, वही स्कूल जो है मामला भी वही है, वही स्कूल वाला मामला समझिए, बच्चे को कोई पीट रहा है और आप जाकर तुरंत मार देते हो, तो ये क्या है, हिंसा है। गांधी जी से क्यों बेहतर मानते हैं, क्योंकि यह कम से कम साहस है, अन्याय का विरोध है और आत्मसम्मान है। लेकिन समस्या क्या है, हिंसा नहीं है, हिंसा पैदा करती है, हिंसा नई हिंसा पैदा करती है। समझ में, समस्या क्या है कि हिंसा है, नई हिंसा पैदा करती है। अब गांधी जी ने क्या 3 स्तर याद रखना है कि कायरता, कायरता होगी, ये हिंसा हो गया, या अहिंसा हो गया। तो गांधी जी क्या बोल रहे हैं, कायरता नहीं। अगर कायरता और हिंसा में से चुनना होगा तो मैं हिंसा चुनूंगा। क्यों, क्योंकि कायरता में क्या हो रहा है, अन्याय का जवाब नहीं दिया जा रहा है, डर के भाग जा रहा है, और हिंसा में अन्याय का जवाब दिया जा रहा है, भले हिंसा से दिया जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों से चुनना होगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा। इतना समझ में आया। ठीक। अब देखिए उदाहरण, आप किसी को मारने जा रहे हैं और अगले दिन जो है
अपने देश को, वो अपने दोस्त को लेकर आया गया तो झगड़ा बढ़ गया। यानी हिंसा नई हिंसा पैदा करती है। आपने किसी को मारा, अब अगले दिन वो अपने किसी और दोस्त को लेकर आ गया, झगड़ा और बढ़ गया। अब अहिंसा देखिए, अन्याय का विरोध करना, यानी लेकिन नफरत और हिंसा के बिना, हिंसा से नहीं अहिंसा से विरोध करना। स्कूल है एग्जाम्पल के लिए, सेम स्कूल लीजिए, आप पीड़ित की मदद कर रहे हैं, शिक्षक को सूचना दे रहे हैं, बच्चों को समझाते हैं, झगड़ा कर रोकते हैं, तो ये अहिंसा है। ठीक है। अब एक ही घटना को तीन तरीकों से समझना है। घटना क्या है कि एक महिला को सड़क पर परेशान किया जा रहा है, कायर व्यक्ति क्या है, डर कर निकल जाएगा, हिंसक व्यक्ति मारपीट शुरू कर देगा, गांधीवादी व्यक्ति पीड़ित की सहायता करेगा, पुलिस बुलाएगा, लोगों को इकट्ठा करेगा, अपराध रोकने का प्रयास करेगा, और ये अहिंसा है। और गांधी जी की सबसे बड़ी बात, वे क्या बोल रहे हैं कि अहिंसा का अर्थ क्या है, अन्याय को सहना नहीं। और गलत धारणा क्या बना लिया कि अहिंसा का मतलब चुप रहना, ये नहीं, अहिंसा का मतलब चुप रहना नहीं है, अहिंसा का मतलब है अन्याय को नहीं सहना है। ठीक। तो अहिंसा क्या है, अन्याय का साहसी प्रतिरोध है। अन्याय का, अहिंसा का मतलब होता है अन्याय का साहस से प्रतिरोध करना, लेकिन बिना घृणा के, बिना बदले की भावना के, बिना हिंसा के। इसलिए गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि अन्याय तो सहेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला कायरता, अगर हिंसा में से चुनना हो तो मैं कायरता नहीं हिंसा चुनूंगा, और हिंसा और अहिंसा में से चुना हो तो मैं अहिंसा चुनूंगा। ठीक। क्योंकि अगर अन्याय कहीं हो रहा है तो कोई डर के भाग जा रहा है, लेकिन ये जो हिंसक व्यक्ति वो लड़ जा रहा है। अगर इन दोनों में से चुनना हो तो मैं हिंसा चुन लूंगा, अगर अहिंसा और हिंसा में चुनना होगा तो मैं अहिंसा चुनूंगा, क्योंकि दोनों ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन अहिंसा वाला ज्यादा तरीका अच्छा है, क्योंकि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। क्योंकि हिंसा जो है हिंसा पैदा करती है, अगर ये हिंसक हुआ तो हो सकता है बाद में कुछ और लोगों को लेके आए, तो फिर हिंसा और बढ़ जाएगी। इसलिए मैं हिंसा को नहीं चुनूंगा। अगर अहिंसा और हिंसा में चुनना हो तो मैं अहिंसा को चुनूंगा, और कायरता और हिंसा में चुनना हुआ तो मैं हिंसा चुन लूंगा। ठीक है, बस मुझे क्या करना है, अन्याय का विरोध करना है। अगर मेरे पास केवल और केवल दो ऑप्शन हो, कायरता और हिंसा में, तो हिंसा। अगर मेरे पास केवल और केवल दो ऑप्शन हो, हिंसा और अहिंसा में, तो मैं अहिंसा चुन लूंगा। ठीक है, ऐसे समझिए। और वो अहिंसा और हिंसा में से अगर अहिंसा चुन रहे हैं तो हिंसा क्यों नहीं चुन रहे हैं, क्योंकि हिंसा हिंसा बढ़ाती है। एक एग्जाम्पल जो मैंने बोला कि एक गुट से लड़ाई हुई, आपने किसी को पीट दिया, फिर वो किसी और लोगों को लेके आएगा, हिंसा और बढ़ेगी। ठीक। स्वतंत्रता आंदोलन का उदाहरण देखिए, कायर व्यक्ति क्या है, जो कायर व्यक्ति कौन होगा, अंग्रेज जो कहे मान लो, कायर व्यक्ति होगा कि अंग्रेज जो कह रहे हैं मान लो, ये कायर व्यक्ति की निशानी है। हिंसा क्या है, बम और हत्या, एक बम बम मारा, हत्या करना। और गांधीवादी हिंसा क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाना, जेल जाओ, सत्य बोलो, कानून तोड़ो, लेकिन हिंसा मत करो। प्रशासन में उपयोग क्या है इसका, कायर अधिकारी कौन है, जो मंत्री जो है भ्रष्टाचार कर रहा है, अधिकारी जानता है फिर भी चुप है, ये कायर लोगों की निशानी है। हिंसक अधिकारी कौन है, प्रदर्शनकारियों पर बिना कारण बल का प्रयोग करना, ये हिंसक प्रशासन है। गांधीवादी अधिकारी कौन है, दो समुदायों में जो तनाव है, ठीक है, अधिकारी क्या करेगा, संवाद करता है, मध्यस्थता करता है, कानून लागू करता है, और न्यूनतम बल का प्रयोग करता है, तो ये गांधीवादी प्रशासन। ठीक। अब देखिए एक लाइन में, कायरता हिंसा अहिंसा। कायरता क्या है, डर है, हिंसा क्या है, बल है, और अहिंसा क्या है, नैतिक शक्ति। कायरता में निष्क्रियता आती है, हिंसा में आक्रामकता आती है, अहिंसा में साहसी प्रतिरोध होता है। कायरता में अन्याय सहना होता है, और हिंसा में बदला लेना, और अहिंसा में न्याय स्थापित करना। और कायरता में कमजोरी होती है, हिंसा में शारीरिक शक्ति होती है, अहिंसा में आत्मबल होता है। कायरता में नैतिक पतन होता है, हिंसा में संघर्ष बढ़ाना होता है, और अहिंसा में हृदय परिवर्तन। ठीक। तो आधुनिक एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पे अगर कायर व्यक्ति क्या है, फेक न्यूज देखकर चुप रह जाएगा, हिंसक व्यक्ति गाली गलौज करेगा, अहिंसक व्यक्ति क्या करेगा, तथ्य जानकर, तथ्य रखकर सही शांतिपूर्ण जवाब देगा। ऑफिस वाला देख लीजिए, ऑफिस में अगर कायर व्यक्ति कहता है गलत काम देखकर चुप, हिंसक व्यक्ति झगड़ा, अहिंसक व्यक्ति नियमों के अनुसार शिकायत करेगा। समझ में। तो महात्मा गांधी के अनुसार कायरता सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि वह व्यक्ति को अन्याय के सामने निष्क्रिय बना देती है, और हिंसा में कम से कम क्या है, साहस और प्रतिरोध की भावना होती है, इसलिए वह कायरता से बेहतर है। किंतु अहिंसा सर्वोच्च मार्ग है, क्योंकि वह साहस, सत्य, आत्मबल, करुणा और न्याय को एक साथ जोड़कर अन्याय का प्रतिरोध करती है, तथा विरोधी के हृदय परिवर्तन का प्रयास करती है। आप समझ में आया कि गांधी जी ऐसा क्यों बोल रहे थे कि कायरता, हिंसा और अहिंसा। कायरता और हिंसा में से चुनना होगा तो हिंसा चुन लेंगे, क्योंकि उसमें कम से कम साहस और प्रतिरोध की भावना है। और हिंसा और अहिंसा में से चुनना होगा तो मैं अहिंसा चुन लूंगा। क्यों, क्योंकि हिंसा से हिंसा बढ़ती है, और अहिंसा में क्या है कि वो हृदय परिवर्तन का प्रयास करती है, अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध करती है। समझ में आ गया। तो एक लाइन में याद रखिए कि गांधी जी के अनुसार कायरता जो है अन्याय के सामने समर्पण है, हिंसा उसका प्रतिरोध है, और अहिंसा उसका नैतिक रूप से श्रेष्ठ प्रतिरोध है।
इसलिए गांधी जी ने ऐसा बोला। समझ में आ गया? देखिए गांधी जी ने क्या बोला था कि अहिंसा जो है बहादुरों का आभूषण है, कायरों का नहीं। बहुत बढ़िया कोट है इनका। अहिंसा बहादुरों का आभूषण है, कायरों का नहीं। ये गांधीवादी प्रशासन और नेतृत्व, नैतिक नेतृत्व और लोक सेवा की आत्मा है। तो लोक प्रशासन, सुशासन और पुलिस प्रशासन नैतिक नेतृत्व और सिविल सेवा मूल्यों से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है। तो गांधी जी प्रशासन को शासन नहीं बल्कि सेवा मानते थे, और उनके अनुसार प्रशासन 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? कायर प्रशासन। कायर प्रशासन हो सकता है जो सबसे खराब हिंसक प्रशासन। कायर प्रशासन सबसे खराब हिंसक प्रशासन, और आवश्यक लेकिन सीमित अहिंसक प्रशासन, ये सर्वोत्तम। ठीक। तो 3 प्रकार के प्रशासन: कायर, हिंसक और असीमित अहिंसक प्रशासन। सीमित अहिंसक प्रशासन। ठीक है। तो कायर प्रशासन क्या है? जब अधिकारी सही बात जानते हुए भी डर के कारण कार्रवाई नहीं करता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, एक जिलाधिकारी को पता है कि राशन की चोरी हो रही है, राशन खाने पीने की चीज है, गरीबों को अनाज बेचा जा रहा है, लेकिन क्या है, स्थानीय नेता शक्तिशाली है, अधिकारी डर जाता है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो क्या है, ये कायर प्रशासन है, डरपोक प्रशासन है। और इसका परिणाम क्या होता है? भ्रष्टाचार बढ़ता है, जनता का विश्वास टूट जाता है, और न्याय नहीं मिलता है इसमें। और यहाँ पे क्या क्या विफल हो जाता है? यूपीएससी एथिक्स के कुछ वैल्यूज है वो विफल होते हैं यहाँ पे। इंटीग्रिटी, करेज ऑफ कन्विक्शन और अकाउंटेबिलिटी इनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये सब कोलैप्स कर जाता है। दूसरा उदाहरण, महिला सुरक्षा को लेकर, पुलिस को पता है कि किसी लड़की को परेशान किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन आरोपी जो है प्रभावशाली परिवार से है, पुलिस एफआईआर ही नहीं दर्ज कर रही है। ये क्या है? डरपोक प्रशासन, कायर प्रशासन। गांधी जी क्या कहते हैं? अन्याय देखकर चुप रहना भी अन्याय में भागीदारी बनना। ठीक है। अन्याय देखकर भी चुप रहना अन्याय में भागीदार बनता है। दूसरा, हिंसक प्रशासन, जब प्रशासन बल, दंड और डर के आधार पर शासन करती है। उदाहरण के लिए प्रदर्शन में देखिए, किसान जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए, प्रशासन जो है बिना बातचीत किए लाठीचार्ज, ये जो आंसू टीयर गैस होती है वो, गिरफ्तारियां कर देने लगती है, डिटेन करने लगती है, तो ये क्या है? हिंसक प्रशासन। दूसरा एग्जाम्पल औपनिवेशिक शासन का देखिए, जलियांवाला बाग मैसेकर याद है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ब्रिटिश शासन ने नियति वीर पर गोली चला दी, और हिंसक प्रशासन का एकदम एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। तो सवाल ये कि क्या गांधी जी पूरी तरह विरोध करते थे? जवाब है नहीं। ठीक है। और गांधी जी समझते थे कि राज्य को कभी कभी पुलिस, सेना, कानून का उपयोग करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आतंकवादी हमला हो जाए तो सरकार केवल प्रार्थना नहीं कर सकती, उसे सुरक्षा बलों का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं? बल क्या है? अंतिम उपाय होना चाहिए, पहला नहीं। तो गांधी जी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कोई आतंकवादी देश के अंदर घुस जाए, सबको मारने लगे तो हम प्रार्थना करें, उपवास करें, ये नहीं करना है। लेकिन बल क्या है? अंतिम उपाय होना चाहिए, नहीं कि पहला एक्शन ही ले ले। अब मान लीजिए कि अगर आतंकवादी आ गया, सबको मार रहा है, तो वहां पे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, वही अंतिम उपाय है। ये नहीं करना है कि अरे आप आतंकवादी जी, हम आप मारिए मत, नहीं हम उपवास करेंगे, तो गोली आप ही को दाग देगा, कहेगा करो, अगर मरना ही है तो मैं ही मार देता हूँ, इस मोड में रहे। ठीक है, इसलिए बल का प्रयोग यहाँ पे हो सकता है। गांधी जी इतने समझदारी तरीके से सारी बातें करते थे, ये नहीं कि बस जो नासमझ होते हैं उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। ठीक है, जब इतने अच्छे तरीके से आप समझेंगे गांधी जी को, तब जाके आप अच्छे से पेपर लिख पाएंगे। ठीक। तीसरा है अहिंसक प्रशासन, यानी जहाँ शासन का आधार संवाद हो, विश्वास हो, सेवा हो, न्याय हो, करुणा हो, वो अहिंसक प्रशासन है। एग्जाम्पल के लिए, पहला उदाहरण किसान आंदोलन। हिंसक प्रशासन क्या है? लाठीचार्ज करेगा। गांधीवादी प्रशासन क्या है? किसानों से संवाद करेगा, विशेषज्ञ समितियों से बात करेगा, मध्यस्थता कराएगा, समाधान करने की कोशिश करेगा। ये अहिंसक प्रशासन है। दूसरा एग्जाम्पल, जेल सुधार। पारंपरिक सोच क्या है कि अपराधी को केवल सजा दे दो, और गांधीवादी सोच क्या है? सजा दो और सुधार भी करो। सजा तो दो लेकिन सुधार भी करो। उदाहरण के लिए, आज के जो कई जेलों में क्या होती है? शिक्षा, एजुकेशन दिया जाता है, योग सिखाया जाता है, कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जेल तो है ही, और ये स्किल भी दिया जाता है ताकि सुधार करें। फिर अहिंसक प्रशासन का एग्जाम्पल, पुलिसिंग। हिंसक पुलिस कौन है? जो डर पैदा करती है। गांधीवादी पुलिस कौन होगी? जनता के मित्र बनेगी, समुदाय आधारित पुलिसिंग होगी, और विश्वास निर्माण करेगी। ठीक। और आधुनिक एग्जाम्पल है कम्युनिटी पुलिसिंग। चौथा एग्जाम्पल, गरीबों के लिए योजना है। एक अधिकारी क्या सोचता है कि मेरे जिले का सबसे गरीब व्यक्ति किस समस्या से जूझ रहा है, अपने आप से सवाल करेगा, फिर योजना बनाएगा। ठीक। ये गांधीवादी के अंत्योदय का प्रशासनिक रूप, सबसे अंतिम का उदय।
अंत्योदय। प्रशासन में अहिंसा की 5 प्रमुख तकनीक है। प्रशासन में अहिंसा के 5 प्रमुख तकनीक है। पहला है डायलॉग, बातचीत करना। दो समुदायों में तनाव हो गया है, पहले बातचीत फिर कार्रवाई, ये वो एग्जाम्पल है। दूसरा है करुणा, वृद्ध, दिव्यांग और गरीब लोगों को प्राथमिकता देना, कंपैशन। पारदर्शिता, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सरकार जनता को जानकारी देती है। चौथा है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, अधिकारी जनता को जवाब देते हैं। न्यूनतम बल यानी मिनिमम फोर्सेस, भीड़ नियंत्रण में, उदाहरण के लिए भीड़ नियंत्रण में पहले समझाया जाएगा, फिर चेतावनी दी जाएगी, अंत में सीमित बल का उपयोग किया जाएगा। ठीक, अब स्थिति देखिए, यूपीएससी के केस स्टडी में का एग्जांपल एक देखिए। स्थिति क्या है कि एक गांव में दो समुदायों के बीच तनाव है। कायर प्रशासन क्या है, कुछ नहीं करेगी, स्थिति बिगड़ जाएगी। हिंसक प्रशासन क्या है, तुरंत बल का प्रयोग करेगा और तनाव बढ़ सकता है इससे। गांधीवादी प्रशासन क्या है, दोनों पक्षों को बुलाएगा, संवाद कराएगा, अफवाह रोकेगा, विश्वास बहाल करेगा और केवल आवश्यकता होने पर बल का प्रयोग करेगा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए यूपीएससी एथिक्स से देखिए, वैल्यू लिंक करिए इसका। गांधीवादी प्रशासन कैसा है, संवाद, करुणा, पारदर्शिता, जवाबदेही, न्यूनतम बल, सुधारात्मक न्याय, गरीबों पर ध्यान और जन भागीदारी, इस पे फोकस है। किस वैल्यू से जुड़ रहा है, संवाद किससे जुड़ेगा, इम्पैथी से। इम्पैथी होगी तभी संवाद हो पाएगा। कंपैशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमन डिग्निटी, न्यूनतम बल मतलब ह्यूमन डिग्निटी से जुड़ेगा। सुधारात्मक न्याय, ह्यूमनिज्म, गरीबों पे ध्यान यानी सोशल जस्टिस, और जन भागीदारी यानी पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी का प्रशासनिक मॉडल क्या है, कायर प्रशासन नहीं होना चाहिए, अन्याय हिंसक प्रशासन नहीं होना चाहिए, है अहिंसक प्रशासन, यानी होना कैसा चाहिए, विश्वास और न्याय और सहयोग वाला प्रशासन होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो महात्मा गांधी के अनुसार प्रशासन का उद्देश्य जो जनता पर शासन करना नहीं बल्कि उनकी सेवा करना है। और कायर प्रशासन अन्याय को बढ़ावा दे देता है, हिंसक प्रशासन भय पैदा करता है और अहिंसक प्रशासन सम्मान, करुणा, पारदर्शिता और नैतिक साहस के आधार पर जनता का विश्वास अर्जित करता है। ठीक है, तो आधुनिक सुशासन में गांधीवादी अहिंसा के सिद्धांत गांधीवादी अहिंसा के सिद्धांत जैसे न्यूनतम बल, जन भागीदारी, जवाबदेही और मानव गरिमा का सम्मान, और ये भी आज बहुत प्रासंगिक है आज भी। तो एक लाइन में याद रखिए कि कायर प्रशासन अन्याय को सहता है, हिंसक प्रशासन डर का पैदा करता है, जबकि गांधीवादी अहिंसक प्रशासन विश्वास और न्याय पर आधारित होता है। ठीक, अब देखिए, गांधी जी की अहिंसा को कट्टर आदर्शवाद नहीं बल्कि व्यवहारिक नैतिकता के रूप में समझना पड़ता है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे लेकिन अंध अहिंसा के नहीं, इसको ध्यान में रखिए। अब ये नया है, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे लेकिन अंध अहिंसा के नहीं। ठीक है, उदाहरण से समझिए, अगर आपकी बहन पर हमला हो रहा है, आपकी बहन पर हमला हो रहा है, मान लो सड़क पर कुछ लोग आपकी बहन को परेशान करें, पहला विकल्प है भाग जाओ, मुझे क्या लेने देना, ये कायरता है। विकल्प दो, जमकर मारपीट करो, ये हिंसा है। तीसरा विकल्प, लोगों को बुलाओ, पुलिस बुलाओ, बहन को बचाओ, शांतिपूर्ण ढंग से स्थिति को नियंत्रित कर दो, ये अहिंसा है। गांधी जी क्या करें, अगर तीसरा विकल्प संभव हो तो वही चुनो, अगर नहीं हो तो दूसरा चुनो, लेकिन पहला कभी मत चुनो। यानी हिंसा करने का, अगर हिंसा और कायरता में से चुनना हो तो हिंसा चुन लो, लेकिन कायरता कभी मत चुनो, भागना मत, लड़ाई करना हो लड़ जाओ, भागना मत। ठीक है, अगर अहिंसा और हिंसा में से अहिंसा तरीके से रोका जा सकता है, सारी चीजें की स्थिति संभाली जा सकती है, तो इसको चुन लो। ठीक है, तो आत्मरक्षा का अपवाद क्या है, समान नियम, अहिंसा अपनाओ। अपवाद क्या है, यदि जीवन पर तत्काल खतरा। ठीक, उदाहरण के लिए रात में एक महिला पर हमला हो रहा है, अब हमलावर को धक्का देकर घायल कर देती है। ठीक, वह हमलावर को धक्का देकर घायल कर देती है, क्या यह हिंसा है, हाँ हिंसा तो है, लेकिन क्या यह नैतिक रूप से गलत है, गांधी जी के अनुसार गलत नहीं है, क्योंकि उस पर आफत आई है, अब अपनी जान बचाने के लिए ये ऐसा कर सकती है, तो गलत नहीं, हिंसा जरूर होगा लेकिन वो नैतिक रूप से गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और यहाँ उद्देश्य क्या है, हत्या नहीं है, आत्मरक्षा है, खुद को बचा रही है, तो बिल्कुल कर देगी। समझ में आया। भगत सिंह और गांधी जी, बहुत से लोग सोचते हैं कि गांधी जी जो है भगत सिंह के विरोधी थे, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं। गांधी जी हिंसा के विरोधी थे लेकिन उन्होंने कभी भगत सिंह की बहादुरी को नकारा नहीं, ये बात ध्यान में रखिएगा। गांधी जी भगत सिंह जी को बहादुरी को कभी नहीं नकारा उन्होंने। गांधी जी का दृष्टिकोण क्या था, मैं उन तरीकों से सहमत नहीं हूँ लेकिन साहस और देशभक्ति का सम्मान करता हूँ। समझ में आया। तो भगत सिंह जी क्या थे, देशभक्त थे, साहसी थे, तो उनके देशभक्ति साहसी का खूब सम्मान करते गांधी जी, लेकिन वो हिंसा का सपोर्ट नहीं करते। और नपुंसक अहिंसा क्या है,
एक नपुंसक अहिंसा होती है। तो नपुंसक अहिंसा क्या है समझिए, गांव में दलितों पर अत्याचार हो रहा है और आप सब देख रहे हैं, लेकिन डर के कारण कुछ बोल नहीं रहे, और आप सोचते हैं कि मैं अहिंसक हूं। तो गांधी जी बोलेंगे कि आप अहिंसक नहीं है, और ये अहिंसा नहीं है बल्कि कायरता है, नपुंसकता है, सीधा बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक बीमार बछड़े की कहानी सुनिए। गांधी जी के जीवन का सबसे चर्चित और नैतिक दुविधाओं में से एक, जिससे इन पे आरोप भी लगता है हिंसक होने का। लेकिन घटना क्या थी कि साबरमती आश्रम में एक बछड़ा था, लकवा मार चुका था, असहनीय दर्द में था और बचने की संभावना नहीं थी। तो गांधी जी ने डॉक्टर से सलाह ली, फिर उसे दर्द रहित मृत्यु देने की अनुमति दी। गांधी जी ने ऐसा क्या किया, गोली मार दिया, मर जाए। इसीलिए मैंने क्या कहा था कि गांधी जी पैसिव यूथनेसिया के सपोर्टर हो सकते थे आज। अगर कोई असहनीय पीड़ा से गुजर रहा हो तो उसको पैसिव यूथनेसिया दे देते हैं, और ये क्या होता, सकारात्मक अहिंसा, क्योंकि उसके पीड़ा से दूर कर देता। गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दो मूल्य टकरा रहे थे, एक तो जीवन की पवित्रता, दूसरा करुणा। गांधी जी ने क्या कहा कि मैंने उसे मारने के लिए नहीं, कि पीड़ा समाप्त करने के लिए निर्णय लिया। तो गोली दाग दिया कि खत्म हो जाए इसी तरीके से। तो टर्मिनल कैंसर पेशेंट, आज का एग्जाम्पल देखिए, तो टर्मिनल कैंसर पेशेंट है, असहनीय दर्द है, ठीक होने की कोई संभावना नहीं, और यही से इच्छा मृत्यु का यानी यूथनेसिया का बहुत शुरू हो जाती है। तो एक एक्टिव यूथनेसिया, एक पैसिव यूथनेसिया। तो गांधी जी क्या करते, पैसिव यूथनेसिया दे देते कि वेंटिलेटर वगैरह हटा दो, जाने दो, दर्द से पीड़ा से हटो। किसान और कीट देखिए, किसान की पूरी फसल जो है टिड्डियां खा रही है, विकल्प क्या है, कुछ मत करो, पूरी फसल नष्ट होने दो, परिवार भूखा है, विकल्प वन है। विकल्प दूसरा है, कीट नियंत्रण करो। तो गांधी जी मानते हैं कि कुछ परिस्थितियों में मानव जीवन और आजीविका की रक्षा भी आवश्यक है, तो कीट नियंत्रण इस्तेमाल करो, इस मोड में आ जाते हैं। सांप वाला उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक जहरीला कोबरा स्कूल के अंदर घुस गया है, क्या करें, बच्चों को डसने दें, तो जवाब है नहीं। उसे सुरक्षित पकड़ना संभव हो तो पकड़ लीजिए, लेकिन यदि तत्काल खतरा है तो उसे मारना पड़ सकता है, तो मार दीजिए, समझ में, ताकि खतरा ना हो किसी को। सैनिक का कर्तव्य क्या है, देखिए, गांधी जी पूर्ण अहिंसा चाहते थे, लेकिन वो ये समझते थे कि दुनिया अभी आदर्श नहीं है। वो जानते थे कि दुनिया इतना आइडियल अभी है नहीं। उदाहरण के लिए, सीमा पर क्या है, दुश्मन आया हुआ है, आतंकवादी लोग सीमा क्रॉस कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या सैनिक वहां से भाग जाए, तो गांधी जी होते तो कहते नहीं। गांधी जी कहते अपना कर्तव्य निभाओ, कायर मत बनो, मतलब मारो, लड़ो, ठीक। और प्रशासन में इसका उपयोग कैसे करेंगे, पहली स्थिति है दंगे की। कायर प्रशासन क्या है, कुछ नहीं करेगा, दंगा होने देगा, परिणाम क्या होगा, बहुत सारे लोग मरेंगे दंगे में। स्थिति दूसरी क्या है, हिंसक प्रशासन क्या है, सीधे गोली चला देगी, परिणाम क्या होगा, मानवाधिकार संकट में पड़ जाएंगे, ह्यूमन राइट्स का क्राइसिस हो जाएगा। तीसरी स्थिति क्या है, गांधीवादी प्रशासन, यानी संवाद स्थापित करे, मध्यस्थता बनाए, चेतावनी दे, न्यूनतम बल और शांति बहाली करे। यदि कुछ भी काम न करेगी तो सीमित बल प्रयोग करना, यदि कुछ भी काम न करे तो सीमित बल प्रयोग, मतलब संवाद, मध्यस्थता, चेतावनी, न्यूनतम बल, शांति बहाली, अगर ये सब कुछ भी नहीं काम करेगा तो सीमित बल प्रयोग करना है। असीमित बल नहीं, उठाए लाठी और सर पे इतना मारने लगे कि सर ही फट के फूल जाए, ऐसा नहीं करना है। सीमित बल का प्रयोग करना है जिससे वो पीछे हट जाए। वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, टीयर गैस इस्तेमाल करना, ये सब हो सके तो रबर बुलेट का इस्तेमाल करना, ठीक। गांधी जी का लीस्ट वायलेंस प्रिंसिपल, मतलब ये क्या है कि अगर हिंसा अपरिहार्य हो तो सबसे कम हिंसा वाला विकल्प चुनना, लीस्ट वायलेंस प्रिंसिपल। उदाहरण के लिए, मान लीजिए भीड़ नियंत्रण करनी है, प्रोटेस्ट चल रहा है, भीड़ नियंत्रण करनी है, तो कोई हिंसक प्रशासन होगा तो कैसा आदमी आएगा, सीधे लाएगा गोली, चलाना शुरू कर देगा। तो ये क्या है, हिंसक प्रशासन। या लाठी मिली, लगा चलाने, भागने, पहले ही हिंसक हो जाएगा। करना क्या है, पहले समझाइश होनी चाहिए, समझाना होगा, पहले फिर चेतावनी देनी है, नहीं समझा तो वाटर कैनन कर सकते हैं, फिर सीमित बल इस्तेमाल करना है, ठीक, ऐसे करना है, यानी लीस्ट वायलेंस प्रिंसिपल। सीधे गोली नहीं चला देनी है, पहले समझाइए, चेतावनी दीजिए, फिर वाटर कैनन, ये सब, फिर सीमित बल का प्रयोग करिए जिससे वो पीछे हट जाए थोड़ा। समझ में आ गया। गांधी जी का अहिंसा कोई अंधा या जड़ सिद्धांत नहीं था, अहिंसा को सर्वोच्च आदर्श मानते थे। लेकिन जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में, जैसे आत्मरक्षा हो गया, करुणा हो गया, सार्वजनिक सुरक्षा की बात आ गई, और क्या करना है, न्यूनतम आवश्यक बल जैसे अपवादों को भी स्वीकार कर लेते थे वो। अगर बहुत ज़्यादा आदर्श स्थिति में चले जाएँगे तो लोग तो आदर्श है नहीं, अभी आदर्श स्थिति आई नहीं है, राम राज्य आया नहीं है, यूटोपियन वर्ल्ड है नहीं, इसीलिए इन सबको भी एक्सेप्ट करते थे कि ज़रूरत पड़ेगा तो इसका इस्तेमाल होगा। तो उनके लिए मूल मूल क्या है, मूल प्रश्न ये नहीं था कि हिंसा हुई या नहीं हुई, बल्कि ये था कि इरादा क्या था, विकल्प क्या थे, और क्या सबसे कम हानि वाला मार्ग चुना गया?
ये उनका मुख्य विषय था। ठीक, गांधी जी का अहिंसा का सार क्या है? जहां संभव हो अहिंसा और जहां आवश्यक हो न्यूनतम बल, लेकिन कायरता कभी चुनना नहीं। समझ में आ गया? हायरार्की समझ रहे हैं? कायरता, हिंसा और अहिंसा, इन तीनों में से चुनना होगा तो कौन सा चुनेंगे? अहिंसा। अगर हिंसा और कायरता में चुनना होगा तो वो कहेंगे कि हिंसा कर दो, लेकिन कायरता कभी नहीं चुनना है। ठीक, तो जैन धर्म की अहिंसा का भी इनके ऊपर प्रभाव है। जैन धर्म की अहिंसा क्या कहती है? मैं किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाऊं। गांधी जी की अहिंसा क्या है? मैं किसी को नुकसान भी न पहुंचाऊं और समाज में न्याय भी स्थापित करूं। यानी गांधी जी ने जैन धर्म की अहिंसा को आश्रम से निकालकर राजनीति में, समाज में और प्रशासन तक पहुंचा दिया। तो गांधी जी पे जैन धर्म का अहिंसा का भी इम्पैक्ट है। एग्जाम्पल से समझिए या कहानी से समझिए। मान लीजिए गांव में जमींदार गरीब किसानों पर अत्याचार कर रहा है। एक हाइपोथेटिकल कहानी सुनिए। जैन मुनि क्या करेंगे? किसी से नफरत नहीं करेंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, आत्मशुद्धि और करुणा का संदेश देने लगेंगे। मुख्य लक्ष्य क्या होगा? कि अपनी आत्मा को हिंसा से बचाना है। गांधी जी क्या करेंगे? किसानों को संगठित करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे और अन्याय का विरोध करेंगे। और उनका लक्ष्य क्या होगा? अन्याय खत्म करना है और समाज बदलना है। और यही सबसे बड़ा अंतर है। समझ में आ गया? जैन मुनि क्या करेंगे और गांधी जी क्या करेंगे? अंतर समझ में आया? लक्ष्य क्या है जैन धर्म का? मुख्य लक्ष्य मोक्ष, आत्मा की मुक्ति। उदाहरण के लिए मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें गाली देता है। जैन दृष्टिकोण क्या है? कि मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा क्योंकि इससे मेरे कर्म बढ़ेंगे। गांधी जी क्या मुख्य लक्ष्य क्या है? सत्य, न्याय और समाज परिवर्तन। उदाहरण के लिए यदि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है तो गांधी जी केवल ध्यान नहीं करेंगे, वे आंदोलन करने लग जाएंगे। समझ में आया? ये अंतर है। तो जैन धर्म क्या है? सेल्फ प्यूरिफिकेशन पे जोर दे रहा है, आत्मशुद्धि पर। और गांधीवाद सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पे जोर दे रहा है, सामाजिक परिवर्तन पे। कठोरता के सेंस में देखिए, जैन धर्म क्या है? बहुत ज्यादा कठोर है। उदाहरण के लिए कई जैन मुनि क्या है? चलते समय झाड़ू लगाते हैं, मुंह पर कपड़ा रखते हैं ताकि सूक्ष्म जीव भी न मरे। जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, वो मरे ना। क्यों? क्योंकि हर जीव की आत्मा मूल्यवान है, ये मानते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं? एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे जानते हैं कि सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता जैसा जैन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एक किसान जो है खेती करता है, कुछ कीट मरेंगे ही मरेंगे, खेती करते वक्त कुछ कीट तो मरेंगे। तो गांधी जी इसे कहते हैं जीवन की व्यवहारिक आवश्यकता मानते थे। ठीक है, तो उनका दृष्टिकोण बहुत व्यवहारिक था, इतना नहीं चल रहा, इतना एक्सट्रीम पे नहीं गए। आत्मरक्षा, जैन धर्म क्या है? आदर्श रूप में हिंसा नहीं, चाहे खुद को कष्ट क्यों ना सहना पड़े, ऐसा मानती है। गांधी जी क्या कहते हैं? विकल्प एक कायरता, विकल्प दो आत्मरक्षा। तो वो किसको चुनेंगे? आत्मरक्षा को चुनेंगे, कायरता नहीं। यदि कोई आपकी माँ पर हमला कर रहा है तो आप उसे बचाने के लिए बल प्रयोग करते हो, तो गांधी जी से कायरता से बेहतर मानते हैं। और माँ पे, बहन पे हमला हो रहा है, बिल्कुल मारिए, गांधी जी कहेंगे तोड़ डालिए। कोई कायरता नहीं चुनेगा कि डर के भाग जाए या मैं अहिंसा नहीं करूंगा, वो कहेंगे कि मारो, माँ बहनों पे बात आए मारो। ठीक है, सकारात्मकता और नकारात्मक अहिंसा। जैन धर्म क्या है? मुख्य जोर क्या है? नकारात्मक अहिंसा पे जोर देता है। नकारात्मक अहिंसा यानी मत मारो, मत चोट पहुंचाओ, मत नुकसान करो, ये। गांधी जी दोनों पे जोर देंगे। यानी नकारात्मक अहिंसा यानी किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, सकारात्मक अहिंसा पे भी जोर, सकारात्मक अहिंसा पे जोर देंगे कि प्रेम करो, सेवा करो और अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ, ये भी बोलेंगे। उदाहरण के लिए एक गरीब व्यक्ति भूखा है, जैन दृष्टिकोण क्या बोलेगा? उसे नुकसान मत पहुंचाओ। गांधीवादी दृष्टिकोण क्या करेगा? तो उसे भोजन दो, खाना दो उसे। ठीक। पांचवा, राजनीति में भूमिका कैसे? जैन धर्म में क्या है दृष्टिकोण? वो कहता है आध्यात्मिक मार्ग। गांधी जी क्या है? राजनीतिक हथियार बनाने के। उदाहरण के लिए सॉल्ट मार्च, नमक मार्च, दांडी मार्च। ठीक है, ये जैन धर्म का आंदोलन नहीं है, ये गांधीवादी अहिंसा का राजनीतिक प्रयोग। राज्य और प्रशासन, जैन दृष्टिकोण क्या है यहाँ पे? कि आदर्श समाज में हिंसा नहीं। गांधी जी क्या बोलेंगे? कि राज्य को कभी कभी पुलिस, सेना, कानून की आवश्यकता पड़ सकती है। उदाहरण के लिए यदि आतंकवादी हमला हो जाए, राज्य केवल ध्यान नहीं कर सकता, उसे कार्रवाई करनी होगी। ठीक है, तो लेकिन गांधी जी कहते हैं कि बल का प्रयोग कितना होना चाहिए? न्यूनतम हो, लेकिन न्यूनतम होना चाहिए। अब रायचंद भाई का प्रभाव। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद राजचंद्र, रायचंद या राजचंद्र, आध्यात्मिक गुरु। ठीक। देखिए, इनके राजनीतिक गुरु अलग थे, आध्यात्मिक गुरु अलग थे। तो आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु में अंतर समझिएगा। राजनीतिक गुरु को मत जोड़ दीजिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। राजनीतिक गुरु अलग, आध्यात्मिक गुरु अलग। तो रायचंद श्रीमद राजचंद्र थे। उन्होंने गांधी जी को क्या सिखाया? आत्मसंयम, सत्य, अहिंसा, सादगी और आत्मधैर्य। लेकिन
गांधी जी यहीं नहीं रुक पाए, उन्होंने इस सिद्धांतों को समाज परिवर्तन का माध्यम बना दिया। ये केवल अपने तक नहीं ले आए, इसको समाज पे लागू कर दिया अपने माध्यम से। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि सोशल मीडिया पर किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। जैन दृष्टिकोण क्या करेगा, मैं नफरत नहीं फैलाऊंगा, ऐसा करेगा। लेकिन गांधीवादी दृष्टिकोण क्या करेगा, मैं नफरत नहीं फैलाऊंगा, लोगों को जोड़ूंगा, शांति का संदेश दूंगा, गलत सूचनाओं का विरोध करूंगा। समझ में आ गया? यानी जैन दृष्टिकोण सीमित हो जाएगा, गांधीवादी दृष्टिकोण और आगे आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? अब थोड़ा कंपैरिजन देखिए। जैन अहिंसा का लक्ष्य क्या है, मोक्ष। गांधीवादी अहिंसा का लक्ष्य क्या है, सत्य और सामाजिक न्याय। ठीक। और प्रकृति क्या है, व्यक्तिगत है जैन अहिंसा का, और यहाँ पे गांधीवादी अहिंसा की प्रकृति कैसी है, व्यक्तिगत और सामाजिक। कठोरता के मामले में जैन अहिंसा ज्यादा कठोर है और गांधीवादी अहिंसा व्यवहारिक है। आत्मरक्षा यहाँ पे सीमित है, यहाँ स्वीकार किया जाएगा कि आत्मरक्षा स्वीकार किया जाएगा, अपने बचाव किया जाएगा, बचाव में हम अहिंसा करना हो तो कर देंगे। राजनीति जैन अहिंसा का कम है और गांधीवादी अहिंसा बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति के मामले में। प्रशासन के मामले में अप्रत्यक्ष और ये गांधीवादी प्रत्यक्ष। मुख्य बल आत्मशुद्धि पे है और गांधीवादी दृष्टिकोण का मुख्य बल समाज परिवर्तन पे। जैन जैन दृष्टिकोण क्या है, फोकस किस पे, जीव को नुकसान ना हो। और गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है, अन्याय भी खत्म हो, जीव को नुकसान भी ना हो और अन्याय भी खत्म होना चाहिए। ये कंपैरिजन चार्ट है, देखेंगे। ठीक। तो महात्मा गांधी के अहिंसा का नैतिक आधार जैन धर्म से आया, विशेषकर अहिंसा, अपरिग्रह, आत्मसंयम के सिद्धांतों से। लेकिन क्या हुआ कि गांधी जी ने जैन अहिंसा को केवल व्यक्तिगत मोक्ष का साधन न मानकर उसे सत्याग्रह पे, सामाजिक न्याय पे, स्वतंत्रता पे, आंदोलन और जन कल्याण का सक्रिय माध्यम बना दिया। और इसलिए यहाँ पे जैन अहिंसा मुख्यतः आत्मशुद्धि की ओर उन्मुख हो गया और वहीं गांधीवादी अहिंसा आत्मशुद्धि के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन और न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का साधन भी बन गया। ठीक है। तो जैन धर्म की अहिंसा व्यक्ति को बदलती है, जबकि गांधी जी की अहिंसा व्यक्ति के साथ साथ पूरे समाज को बदलने का प्रयास करती है। समझ में आया? आप देखिए, मान लीजिए कि अगर गांधी जी अहिंसा जो है गांधी जी का शरीर थी तो सत्य उनकी आत्मा थी। यानी अहिंसा गांधी जी का शरीर था तो सत्य उनकी आत्मा। तो गांधी जी के पूरे दर्शन को एक वाक्य में समझना हो तो सत्य क्या है, लक्ष्य है, और अहिंसा उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। समझ में आया? सत्य क्या है, लक्ष्य है, और लक्ष्य को पाने के लिए मार्ग क्या है, अहिंसा। इसलिए गांधी जी ने अपने जीवन को सत्य के प्रयोग कहा, न कि अहिंसा का प्रयोग। अब देखिए, गांधी जी के लिए सत्य क्या था ये समझना है हमें। सामान्य व्यक्ति के लिए सत्य क्या है, झूठ ना बोलना। लेकिन गांधी जी के लिए सत्य क्या है, गांधी जी के लिए सत्य है ईश्वर, गांधी जी के लिए सत्य है नैतिकता, गांधी जी के लिए सत्य है न्याय, गांधी जी के लिए सत्य है वास्तविकता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सच बोलता है लेकिन भ्रष्टाचार करता है तो क्या वह सत्यवादी है? तो गलत जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि गांधी जी के लिए सत्य केवल शब्दों का नहीं बल्कि विचारों का, व्यवहारों का, चरित्र का, न्याय का, इन सब का विषय था। गांधी जी ने ईश्वर सत्य है, गांधी जी ने ईश्वर सत्य है से सत्य ही ईश्वर को क्यों कहा? अब ये सवाल आएगा कि गांधी जी ने ईश्वर सत्य है से सत्य ही ईश्वर है क्यों कहा, यानी सत्य ही ईश्वर है। कुछ लोग बोलेंगे ईश्वर सत्य है, तो ये कहेंगे सत्य ही ईश्वर है, तो ऐसा क्यों बोला? गांधी जी कहते थे गॉड इज ट्रूथ, यानी ईश्वर सत्य है। और बात का विचार क्या है, उन्होंने कहा कि ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। तो अंतर क्या समझना है? पहला कथन है कि ईश्वर पहले सत्य बाद में, पहला कथन है ईश्वर पहले सत्य बाद में, दूसरा कथन है सत्य पहले ईश्वर बाद में। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति हिंदू हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, कोई नास्तिक हो सकता है, लेकिन सत्य सभी के लिए समान है। इसलिए गांधी जी ने सत्य को सार्वभौम बनाया। समझ में? शुरू में क्या बोला इन्होंने, गॉड इज ट्रूथ, बाद में क्या बोला इन्होंने, ट्रूथ इज गॉड। क्यों? क्योंकि कोई भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, नास्तिक हो सकता है, लेकिन सत्य जो है सभी के लिए समान है। इसलिए गांधी जी ने सत्य को सार्वभौमिक बनाया। सत्य के दो स्तर है, एक है परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ, एक है रिलेटिव ट्रूथ। परम सत्य के दो स्तर में परम सत्य क्या है, वो अंतिम सत्य जिसे पूरी तरह केवल ईश्वर जानता है, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ। और अंतिम सत्य जिसे पूरी तरह ईश्वर जानता है। एग्जाम्पल के लिए, पूरे ब्रह्मांड की वास्तविकता क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, हम पूरी तरह नहीं जानते। इसलिए गांधी जी कहते हैं मैं सत्य का खोजी हूँ, मालिक नहीं। ठीक। अब रिलेटिव ट्रूथ देखिए। रिलेटिव ट्रूथ वो है जो सत्य हमें अपनी समझ के अनुसार दिखाई देता है, जो सत्य हमें अपनी समझ के अनुसार दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, एक ही घटना को तीन लोग जो है देखते हैं, एक ही घटना को तीन लोग देखते हैं। एक सड़क दुर्घटना हो गई है, एक व्यक्ति कहता है कार तेज थी, दूसरा व्यक्ति कहता है बाइक अचानक सामने आई, तीसरा कहता है दोनों की गलती थी। ठीक है।
तीनों का अनुभव अलग है। तो यही सापेक्ष सत्य है, समझ में आया? एक है एब्सोल्यूट ट्रूथ, एक है रिलेटिव ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है? जिसे केवल ईश्वर जानता है। रिलेटिव ट्रूथ क्या है? जो सत्य हम अपनी समझ के अनुसार हमें दिखाई देता है। उदाहरण के लिए एक ही घटना का तीन लोग जो है अलग अलग तरीके से देखते हैं। सड़क दुर्घटना हो गई है, एक कह रहा है कि कार तेज थी, दूसरा कहता है बाइक बाइक अचानक सामने आ गई, तीसरा कह रहा है दोनों की गलती। तो तीनों का अनुभव अलग है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव ट्रूथ। तो गांधी जी ने इससे क्या सीखा? गांधी निष्कर्ष ये है कि मेरे पास सत्य का एक हिस्सा हो सकता है, पूरा सत्य नहीं। ये गांधी जी बोल रहे हैं। गांधी जी ने इससे क्या सीखा? कि मेरे पास सत्य का एक हिस्सा हो सकता है, पूरा सत्य नहीं, यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है मेरे पास। एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है मेरे पास, सत्य का एक हिस्सा हो सकता है। इसलिए इसलिए क्या करते थे वो? विरोधियों की भी बात सुनते थे। अनेकांतवाद याद आ रहा है? जैन धर्म का अनेकांतवाद याद आ रहा है? एक चित्र दिखाया था आपको ना, हाथी था और सब लोग अलग अलग तरीके से उसको टच कर रहे थे। कोई पूंछ पकड़ रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है, कोई कान पकड़ रहा है। तो क्या बोल रहा है? कोई बोल रहा है खंबा है, कोई बोल रहा है पंखा है, कोई बोल रहा है चादर। सत्य को अलग अलग तरीके से लोगों ने देखा, अपने अपने अनुभव बताए। ठीक है, तो गांधी जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। तो उसी को रिलेटिव ट्रूथ बोल रहे हैं। ठीक है, यानी सत्य का एक हिस्सा हो सकता है कि मेरे पास जो सत्य का एक हिस्सा हो, पूरा सत्य मेरे पास नहीं है। ठीक है, और ये हमें क्या करता है? संवेदनशील बनाता है, ताकि हम विरोधियों का भी बात सुने, दूसरों की भी बात सुने, उनको उनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू को सुने। इसलिए गांधी जी सबकी बात सुनते थे। मतलब वो तो कुछ बात जानते ही थे, सत्य जानते ही थे कि वो कह ही रहे कि मैं एक सत्य जानता हूँ, हो सकता है उनके अनुभव अलग हो, तो मैं उनके अनुभव भी सुनूंगा। तो मेरे पास सत्य का एक हिस्सा हो सकता है, पूरा सत्य नहीं। इसलिए क्या कर रहे हैं? वो विरोधियों की भी बात सुन रहे हैं। अब देखिए सत्य का पालन कैसे करें। गांधी जी कहते हैं कि मन से सत्य, वचन से सत्य और कर्म से सत्य, ऐसे पालन करिए। मन से सत्य मतलब तुम सामने किसी की प्रशंसा करते हो, लेकिन मन में ईर्ष्या करते हो, तो ये गांधीवादी सत्य नहीं है। वचन से सत्य, उदाहरण के लिए मित्र पूछता है क्या तुम आओगे, तुम जानते हो नहीं आओगे, फिर भी कहते हो हाँ जरूर। मतलब कोई मित्र आपको बुला रहा है, आप जानते हैं कि आप नहीं जाने वाले हैं, फिर भी मुंह पे बोल देते हैं कि हाँ हाँ मैं आऊंगा, चलो चलो चलो। मतलब शादी में किसी को बुलाया गया और किसी दोस्त ने प्रेम से बुलाया, आप कहते हैं हाँ हाँ चलो आएंगे, लेकिन नहीं गए। ये वचन से सत्य नहीं है, आप बोल रहे हैं, ये असत्य है। कर्म से सत्य, अधिकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देता है लेकिन खुद ही रिश्वत ले रहा है, तो ये क्या? कर्म से असत्य है। ठीक है, तो सत्य का पालन कैसे करना है? मन से, वचन से, कर्म से, सभी चीजों से सत्य का पालन करना। गांधी जी का सत्य क्या है? इंटीग्रिटी। आज के एथिक्स की भाषा में बोलेंगे तो इंटीग्रिटी, यानी जो सोचो वही बोलो और जो बोलो वही करो, यानी मनसा वचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से एक तारतम्यता रखो। ठीक, सत्य और अहिंसा का संबंध देखिए। सत्य और अहिंसा का संबंध, गांधी जी क्या बोल रहे हैं? सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा बोला उन्होंने। उदाहरण के लिए, आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है, आपके पास दो विकल्प है, सच बोलो लेकिन हिंसा करो। विकल्प दूसरा, हिंसा न करो लेकिन झूठ बोलो। समझिए, दो उदाहरण, एक उदाहरण है कि आप भ्रष्टाचार आपको दिख रहा है, आपके पास दो विकल्प है, सच बोलिए लेकिन हिंसा कर दीजिए। दूसरा विकल्प आ रहा है कि हिंसा न करिए लेकिन झूठ बोल दीजिए। तो यहाँ पे क्या है? दोनों गलत है। गांधीवादी तरीका क्या होगा? सत्य बोलो, अहिंसा से बोलो और न्याय की मांग करो, और यही सत्याग्रह है। तो सत्याग्रह क्या है? सत्य प्लस आग्रह, सत्य से आग्रह। चंपारण सत्याग्रह, किसानों पर अन्याय हो रहा था, गांधी जी ने सत्य की जांच की, किसानों की बात सुनी और अहिंसक आंदोलन किया, ये सत्याग्रह था। समझ में आया? आधुनिक जीवन में गांधी जी का सत्य क्या है? सोशल मीडिया जो है असत्य, यानी बिना जांचे खबरें फॉरवर्ड करना, यह सत्य है। सत्य क्या है? फैक्ट चेक करना। यूपीएससी एस्पिरेंट दूसरे की नोट्स चोरी करके अपना बात अपना बता देना कि मेरा है, असत्य हो जाएगा। सत्य क्या होगा? कि ईमानदारी रखना है, यानी स्रोत बताना कि मैंने कहाँ से पढ़ा है। प्रशासन में फाइलों में झूठा डेटा दिखाना, यह सत्य हो जाएगा, और वास्तविक स्थिति बताना सत्य हो जाएगा। पत्रकारिता में, अब मान लीजिए आपने एमजीएमसी बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, मास्टर जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, ठीक, तो टीआरपी के लिए फेक न्यूज चलाना सत्य हो जाएगा, और संतुलित रिपोर्टिंग करना और तथ्यों की पुष्टि करना, यह सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, सत्य का प्रशासन में उपयोग। क्षेत्र क्या है? प्रशासन, न्यायपालिका, राजनीति, मीडिया, शिक्षा, व्यवसाय। प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी, न्यायपालिका में गांधीवादी सत्य क्या होगा? फेयर ट्रायल, राजनीति में अकाउंटेबिलिटी, मीडिया में फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग, शिक्षा में एकेडमिक ऑनेस्टी, और व्यवसाय में एथिकल प्रैक्टिसेस। ठीक,
तो गांधी जी के जीवन की सबसे बड़ी मिसाल क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उन्होंने जो जो गलतियां करी थी अपने, उन्होंने छिपाया नहीं, सबको बताया है इस ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने अपनी गलतियां भी लिखी हैं, बचपन में चोरी के बारे में, सिगरेट पीने के बारे में, झूठ बोलने के बारे में। क्यों? क्योंकि सत्य केवल सफलता बताना नहीं होता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना भी होता है। समझ में आ गया? सत्य का मतलब क्या होता है? केवल सफलता बताना नहीं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अपनी कमजोरियां भी बताना है, वो भी सत्य है। ठीक। तो गांधी जी का सत्य केवल फैक्ट तक नहीं था, ये इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, मोरल करेज का समग्र रूप है। ठीक है। तो महात्मा गांधी के लिए सत्य केवल सच बोलने का नैतिक नियम नहीं था, बल्कि वह परम वास्तविकता, ईश्वर और नैतिक जीवन का आधार था। और सत्य का पालन मन, वचन और कर्म की एक रूपता में निहित निहित है, वो ऐसा बोलते थे। और गांधी जी के अनुसार सत्य की खोज अहिंसा के माध्यम से ही संभव है, और क्योंकि सत्य और अहिंसा एक दूसरे के पूरक है, इसी कारण उन्होंने अपने समस्त सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक संघर्षों को सत्याग्रह का नाम दिया था। ठीक है। तो एक लाइन में याद करेंगे तो गांधी जी के लिए सत्य वह है जिससे मन स्वीकार करे, वचन व्यक्त करे और कर्म सिद्ध कर दे, वो है सत्य। एब्सोल्यूट ट्रूथ और रिलेटिव ट्रूथ को याद रखिएगा, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। तो गांधी जी का सत्य आसान भाषा में सबसे बड़े सत्य और छोटे सत्य की कहानी समझिए। सबसे आसान तरीका यह है कि गांधी जी के सत्य को दो स्तरों में समझा जाए। एक है व्यापक परम सत्य, एक है सीमित सापेक्ष सत्य, जो बताया जा चुका है आपको, एब्सोल्यूट ट्रूथ और रिलेटिव ट्रूथ। अर्थ क्या है परम सत्य का? कि ब्रह्मांड का अंतिम नैतिक और आध्यात्मिक सत्य, गांधी जी के लिए यही यही ईश्वर है। और सापेक्ष, दैनिक जीवन में सच बोलना, ईमानदारी और पारदर्शिता लाना। ठीक है। तो परम सत्य क्या है? सत्य ही ईश्वर है। और सापेक्ष सापेक्ष सत्य क्या है? जो देखा जाना वही सच बता दो। अब एक कहानी सुनिए, रास्ता पूछने वाले यात्री के बारे में है। ये फिगर देखिए। अब एक यात्री तुमसे रास्ता पूछता है, तुम्हें सही रास्ता पता है, लेकिन मजाक में गलत दिशा बता देते हो। यात्री क्या है? भटक जाता है। तो ये सीमित सत्य है। ठीक है। यात्री भटक जाता है, सीमित सत्य, तुम्हारा कर्तव्य था सही जानकारी देना, सच बोलना, तथ्य न छिपाना, किसी को धोखा न देना। ठीक है। और व्यापक अर्थ क्या है? यह सिर्फ सही मोड़ बताने वाला मामला नहीं है, यह सवाल है क्या मेरा व्यवहार सत्य, करुणा और न्याय के अनुरूप था? व्यापक सत्य क्या है? व्यापक सत्य व्यक्ति को ऐसा आचरण करने को कहता है जो मानव गरिमा और नैतिकता के अनुकूल हो। ठीक है। एक यात्री आपसे रास्ता पूछ रहा है, ठीक है, आपको रास्ता पता है, लेकिन मजाक में गलत दिशा बता दी, तो यात्री भटक जाता है। तो सीमित अर्थ और व्यापक अर्थ में देखिए अपने आप को, सीमित सत्य बोला कि अपने व्यापक सत्य बोला। ठीक है। तो दो स्तरों का फर्क है, एक स्थिति है सीमित सत्य, एक है व्यापक सत्य। मित्र पूछेगा कि क्या तुम पाओगे, क्या तुम आओगे? मित्र आपसे पूछेगा कि क्या तुम आओगे। सीमित सत्य क्या है? यदि नहीं आ सकते तो सच बता दो। व्यापक सत्य क्या है? झूठे आश्वासन से बचो और भरोसा बनाए रखो, ये व्यापक सत्य है। सोशल मीडिया पे कोई खबर वायरल होती है। सीमित सत्य क्या है? तथ्य जांचो तभी साझा करो। व्यापक सत्य क्या है? समाज में भ्रम और नफरत न फैलने दो, मतलब अवेयरनेस भी फैलाओ। फिर देखिए स्थिति क्या है कि व्यवसाय में विज्ञापन। सीमित सत्य क्या है? उत्पाद की सही जानकारी दे दो। व्यापक सत्य क्या हो जाएगा इस पे कि ग्राहक को धोखा न दो, न्यायपूर्ण व्यवहार करो। प्रशासनिक रिपोर्ट वाली स्थिति देखिए, इस समय सीमित सत्य क्या होगा कि डेटा सही दिखाना है। और व्यापक सत्य क्या हो जाएगा कि जनता के साथ ईमानदार रहना है और नीति वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखना है। सीमित और व्यापक सत्य को समझिए। अब देखिए गांधी जी ने बोला कि सत्य ही ईश्वर है, क्यों कहा? मान लीजिए कि चार लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है और एक नास्तिक है। ईश्वर की परिभाषा जो है अलग हो सकती है, लेकिन सत्य की खोज सबके लिए अर्थपूर्ण है। समझ में आया? सत्य ही ईश्वर है क्यों कहा? चार लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, नास्तिक। ईश्वर की परिभाषा लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग, नास्तिक के लिए अलग। ठीक है। लेकिन सत्य की खोज सबके लिए अर्थपूर्ण है। इसीलिए गांधी जी ने सत्य को एक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत बना दिया। ट्रूथ इज गॉड, यानी सत्य किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं, बल्कि मानवता का साझा आधार है। और सत्य और अहिंसा साथ साथ क्यों? गांधी जी कहते हैं कि सत्य क्या है? लक्ष्य है। अहिंसा क्या है? उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है। उदाहरण, किसी कार्यालय में भ्रष्टाचार दिख रहा है, तो गलत रास्ता क्या है? हिंसक हमला कर देना, डर कर चुप रहना, गांधीवादी रास्ता। हिंसक हमला करना क्यों गलत है? सत्य की लड़ाई में भी साधन जो है अपवित्र हो गया है। डर कर चुप रहना, सत्य का साथ नहीं दिया। और गांधीवादी रास्ता क्या होगा कि तथ्य जुटाओ,
शिकायत करो, पारदर्शी और अहिंसक तरीके से विरोध कर दो। और व्यवहारिक जीवन में उपयोग देखिए इसका, व्यवहारिक जीवन में उपयोग गांधीवादी का सत्य का उपयोग परिवार में क्या होगा, गलती छिपाने के बजाय स्वीकार करना है। दोस्ती क्या है, झूठे वादे नहीं करना। पढ़ाई में नकल न करना, स्रोत बताना। सोशल मीडिया पे फैक्ट चेक करके साझा करना। व्यवसाय क्या होगा, भ्रामक विज्ञापन से बचना है। स्वयं का साथ देना मतलब अपनी कमजोरी मानना और सुधार करना। प्रशासनिक जीवन में उपयोग देखिए, प्रशासनिक जीवन में उपयोग ट्रांसपेरेंसी रखना, यानी जानकारी नहीं छिपाना है। अकाउंटेबिलिटी रखना है, निर्णय का कारण बताना होगा। इंटीग्रिटी रखनी है, मन वचन क्रम कर्म की जो है एकरूपता होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए, सभी के लिए समान नियम होने चाहिए। एंटी करप्शन होना चाहिए, सत्य से विचलन हो, सत्य से विचलन यानी भ्रष्टाचार वाला मामला नहीं होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण देखिए, एक अधिकारी को पता है कि योजना का पैसा गलत जगह जा रहा है, अगर दबाव में रिपोर्ट बदल देगा तो क्या होगा, असत्य हो जाएगा। अगर वास्तविक डेटा दर्ज करे और कार्रवाई शुरू करेगा तो गांधीवादी सत्य हो जाएगा। तो गांधी जी के लिए सत्य केवल सच बोलना नहीं था, इसके लिए इसके जो है सीमित अर्थ में यह दैनिक जीवन की ईमानदारी, तथ्यनिष्ठा, पारदर्शिता है। जबकि व्यापक अर्थ में यह परम नैतिक वास्तविकता, न्याय और ईश्वर का पर्याय है। यानी गांधी जी के अनुसार मन वचन और कर्म की एकरूपता ही सत्यनिष्ठा है, और सत्य की खोज अहिंसा के माध्यम से ही संभव है। इसलिए उनका पूरा सार्वजनिक जीवन जीवन जो है सत्याग्रह यानी अर्थात सत्य के लिए अहिंसक आग्रह, इस पर आधारित था। सत्याग्रह का क्या मतलब है, सत्य के लिए अहिंसक आग्रह करना, हिंसक नहीं। छोटे सत्य का लगातार अभ्यास ही बड़े सत्य के करीब ले जाता है। समझ में, छोटे सत्य की लगातार अभ्यास करने से ही बड़े सत्य के करीब ले जाता है। छोटा सत्य यानी ईमानदारी, बड़ा सत्य यानी न्याय और नैतिक वास्तविकता। समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, गांधी जी एक दिन में कंप्लीट नहीं होंगे, अभी इसके लिए कम से कम 1-2 दिन लगेगा, क्योंकि गांधी जी के बारे में थोड़ा समझना और अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इनसे जुड़े हुए, क्योंकि गांधी जी को लेकर हमेशा विवाद रहता है। समझ में, लेकिन ऐसा क्यों बोल दिया उन्होंने, ऐसा क्यों बोल दिया, भगत सिंह का साथ क्यों नहीं दिया, ठीक है ऐसा। तो अभी आपकी जो धुंध थी वो साफ हो रही होगी, एक एक करके इसी तरीके से सब कुछ साफ होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, और एग्जाम अब बहुत नजदीक है तो ताकत लगानी होगी पूरी, तो जोर लगाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।